जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद कपाडिया। वेलकम टू द फोर्थ प्रैक्टिस सेशन फॉर ओटीज जून 25 अटेम्प्ट। आज का सेशन पिछले 3 सेशंस की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजे का है। 1.5 टू 1.75 आवर्स हम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। मल्टीपल चीजें आएंगी, गोइंग कंसर्न भी आएगा, सब्सटेंटिव भी आएगा और बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स इस सेशन के जरिए बहाने से रिवाइज होते जाएंगे। जिन टॉपिक्स में आपको लग रहा है यार मुझे तो आंसर पिक ही नहीं हो रहा है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए आई ओपनर होगा। उन टॉपिक्स को हम नोट कर लेंगे और सेशन के बाद जैसे टाइम मिलेगा तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास जो पहला ओटीज का सेट आ रहा है दैट इज क्लैरिनेट और टॉपिक है जी गोइंग कंसर्न। और इससे पहले कि मैं ओटीज कराऊं, आई वुड वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको एक चीज रिवाइज कराने जा रहा हूं, ठीक है जी, और आप खुशी होंगे मुझसे। जी हजरात, हम चूंकि ओटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो पहला ओटी का सिनेरियो है दैट पर्टेन्स टू गोइंग कंसर्न, तो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल टेक द लिबर्टी विद अ स्माइलिंग फेस कि मैं आपको जल्दी से रिवाइज कराऊं कि गोइंग कंसर्न के नोड में क्या क्या याद करना है और आइजा 570 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बोथ इन सेक्शन ए एंड इन सेक्शन बी। जी माम, पहले अगर आप पढ़ लें एक्सपेक्टेड सवाल, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन गोइंग कंसर्न जी। Yes. Expected question on going concern ISA 570 revised. First, define going concern assumption. Second, explain 4, 5, 6 potential indicators that company is not going concern. Third, list and explain the going concern indicators. Fourth, differentiate, explain, discuss between management and external auditor responsibilities for going concern assumption. Fifth, briefly explain the auditor responsibility for reporting on going concern to the directors, those charged with governance. Sixth, what are the reporting responsibilities of an external auditor with respect to going concern? 7. Scenario-based question. Important. List and explain the indicator of going concern. Describe the audit procedure. Audit test to be performed by the external auditor to assess that whether the company is going concern or not. Explain the impact on the audit report opinion. ठीक है। अच्छा ये महम, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं गोइंग कंसर्न की। हजरात ये बेसिकली आप यूं समझे कि मैंने आइजा 570 गोइंग कंसर्न का पेपर आउट कर दिया है। अगर गोइंग कंसर्न पर सवाल आएगा तो इनमें से कोई आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये एक ही पूछने के दो अंदाज हैं भाई, ठीक है जी। पहले मैं कह रहा एक्सप्लेन 4 या 5 या 6 पोटेंशियल इंडिकेटर्स दैट कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। इसी सवाल को पूछने का एक और तरीका भी है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द गोइंग कंसर्न इंडिकेटर्स। नॉर्मली जो है एग्जामिनर जो है वो बता देता है कि 4 इंडिकेटर बताएं, 5 इंडिकेटर बताएं। अगर वो ये नहीं बता रहा तो फिर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स आपने चलना है। 2 कॉलम में इसका आंसर दिया जाता है, 2 कॉलम में इसका आंसर दिया जाता है। एक तरफ आप बताते हैं इंडिकेशन और एक तरफ आप बताते हैं गोइंग कंसर्न का इंपैक्ट। 1 मार्क इज फॉर द इंडिकेशन एंड 1 मार्क इज फॉर द इंपैक्ट। ये 1.2 मार्क का हो जाएगा। तो अगर सवाल लेट से 10 नंबर का है तो आपने लिखने 5 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 जब आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये आंसर आपने कॉलम फॉर्मेट में देना है। एक तरफ आ जाएगी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और एक तरफ आ जाएगी एक्सटर्नल ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है जी। नंबर 5 जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन गोइंग कंसर्न टू द डायरेक्टर्स। बहुत अहम बात बताने जरा नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 गौर से पढ़ते हैं। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। ये जो आपकी जिम्मेदारी है, ये जो आपकी जिम्मेदारी है ये वाली, दिस इज टुवर्ड शेयर होल्डर्स, दिस इज टुवर्ड शेयर होल्डर्स। और ये जो आपकी जिम्मेदारी है ये है टुवर्ड्स डायरेक्टर्स। दोनों का आंसर डिफरेंट है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड शेयर होल्डर इज ऑलवेज वाया ऑडिट रिपोर्ट, जो हम ऑलरेडी पिछले सेशन में देख चुके हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। तो मैं इसकी भी अभी जिक्र करता हूं थोड़ी देर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब एग्जामिनर गोइंग कंसर्न पर सवाल बनाएगा सिनेरियो बेस्ड, तो वो इसी तरह का आएगा। पहले पार्ट में पूछेगा इंडिकेटर बताओ, दूसरे में पूछेगा प्रोसीजर बताओ, और तीसरे में और बड़े इंपॉर्टेंट में पूछेगा एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट स्लैश ऑडिट ओपिनियन, ठीक है जी। अब मैं क्विकली जरा हैंडआउट को स्कैन कर लेता हूं। सबसे पहले आ रही डेफिनेशन, सबसे पहले आ रही हमारे पास डेफिनेशन। इसको आप याद कर लेंगे, इट्स इंपॉर्टेंट। ये बता रहा है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या होता है। जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन, अगर एक कंपनी एक बैलेंस शीट से लेके और अगले बैलेंस शीट तक सर्वाइव कर सकती है, इसका मतलब है गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड है। अकाउंट्स नॉर्मल बेस पे बनेंगे, लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट के बाद, अगर एक बैलेंस शीट के बाद
से लेके अगली बैलेंस शीट तक, अगर कंपनी दरमियान में बंद हो जाएगी 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 11 महीने बाद, यानी इस बैलेंस शीट से लेके और अगर अगली बैलेंस शीट तक अगर कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसका मतलब है गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है। इन दैट केस द अकाउंट्स विल नॉट बी प्रिपेयर्ड ऑन नॉर्मल बेसिस, दे विल नाउ बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, जिसको एनआरवी बेस भी कहा जाता है, जिसको ब्रेकअप वैल्यू बेस भी कहा जाता है। ये आगे हमारे पास जिम्मेदारी है मैनेजमेंट। ये बात हम सबको पता है कि असेसमेंट जो हम करते हैं एज एन ऑडिटर, वो कम से कम 12 महीने की करते हैं। आई रिपीट, हम जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन की असेसमेंट करते हैं तो कम से कम जो हम पीरियड कंसिडरेशन में लेते हैं वो बैलेंस शीट से लेके 12 महीने होता है। हाउएवर हम 12 महीने के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 महीने की असेसमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। याद रखिएगा, याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। आई रिपीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। जिसकी जिम्मेदारी है अकाउंट्स बनाना, उसी की जिम्मेदारी है कि क्या गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होगा या नहीं होगा। वी एज ऑडिटर्स हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जिस बेस पर बनाए हैं, आई रिपीट, हमें एज ऑडिटर ये देखना है कि जिस बेस पर मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या वो बेसिस वैलिड है, क्या वो अजम्पशन वैलिड है। क्या मेरी बात समझ आई है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो जो अकाउंट्स बनाएगा, आई रिपीट, जो अकाउंट्स बनाएगा वो गोइंग कंसर्न बेस पर बनाएगा या उसके अलावा बनाएगा, किसी और बेस पर बनाएगा, ये जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होगी। हमारी एज एन ऑर्डर की जिम्मेदारी यह है कि क्या जिस भी आपने अजम्पशन पर बनाए हैं, क्या वो वैलिड है या नहीं है। आगे चलें जी, इंडिकेटर्स आ गए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी बात आगे आ रही, फाइनेंशियल ऑपरेटिंग अदर्स। आज तक कभी एग्जामिनर ने F8 की बात कर रहा हूं, एसीसी F8 की बात करो, एग्जामिनर ने कभी भी इस पर डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल नहीं बनाया है। लेकिन आप ये इंडिकेटर्स इतनी बार पढ़ लें कि आपको याद हो जाए। आई रिपीट, एग्जामिनर ने कभी भी गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल नहीं बनाया है। सेक्शन बी में ऐसा सवाल कभी आया नहीं है। 20 साल के पेपर मैंने देखे हैं, मुझे याद है। हाउएवर हैविंग सेड दिस, हो सकता है कि वो सेक्शन ए में सॉरी, हो सकता है कि वो सेक्शन ए में टेस्ट कर ले और वो आपसे पूछे, बताएं जी ये इंडिकेटर है, बताएं कि क्या ये फाइनेंशियल है, ऑपरेटिंग है या अदर्स है। क्या मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? हदीद रिपीट करे मैंने क्या कहा, हदीद रिपीट करे मैंने क्या कहा भाई? जी सर। सर आपने कहा कि ये थ्योरेटिकल सेक्शन ए में पूछ सकता है कि ये फाइनेंशियल है, ऑपरेटिंग है या अदर्स है। हाँ, और नॉर्मली सेक्शन बी में इसके ऊपर सवाल कभी नहीं बना है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑपरेटिंग और अदर्स आपके फिंगर टिप्स पे हो। नाउ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है और मैं कहता हूं कि यार अगर ये चीजें बता दी जाए ना, अगर स्टूडेंट को बता दी जाए कि सवाल कहाँ का कैसे कैसे बनेगा, तो यकीन करेंगे पेपर फर्स्ट ऑर्डर में निकल जाना चाहिए। अब अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे तो आइजा 570 में बड़ा आसान सवाल पूछा हुआ है, बताएं गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर कौन से ऑडिट प्रोसीजर करेगा। बोले तो सब्सटेंटिव पूछ रहा है, बोले तो कायरो पूछ रहा है, बोले तो कौन से कायरो, गोइंग कंसर्न की कायरो, ये वाले कायरो, ये रहे भाई, ये रहे भाई, ये क्या है? ये कायरो है भाई, ये कायरो है, ये कायरो है दोस्तों। कायरो कहां पड़ा था? आइजा 500, ऑडिट एविडेंस, सी फॉर कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, आई क्यूब, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलिब्रेशन और ऑब्जर्वेशन। बट दीज प्रोसीजर आर स्पेसिफिक टू व्हाट? गोइंग कंसर्न। कितने दिए हुए हैं? कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 15 दिए हुए हैं। कम से कम 7-8 याद कर लें। चैट बॉक्स में बताएं मैंने क्या कहा, कितने पॉइंट याद करने को कह रहा हूं मैं। चैट बॉक्स में बताएं मुझे कितने पॉइंट कहे मैंने। 7-8 पॉइंट याद कर लें भाई, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं जी। 7-8 पॉइंट याद कर लें। अगर ये पॉइंट याद हो जाएंगे और अगर सवाल बन गया भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स हैं और आप इंशाल्लाह यूल बी थ्रू इन द एग्जाम। ठीक है जी, आगे चलें जी। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? अच्छा, जिस भी हैंडआउट के अंदर ये दिया हुआ है, हदीब क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एग्जाम फोकस पॉइंट। जरा दोनों पढ़ लो भाई, शाबाश जल्दी से। Theoretical question can be asked for the above procedures. ठीक है, In the case of scenario-based question, above procedures will have to be linked with the given scenario in the exam. जी क्या लिखा मैंने? मैंने कहा कि भाई इन द केस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बात बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सवाल बना दिया भाई, किसके ऊपर? अगर एग्जामिनर ने सवाल बनाया हमारे पास सिनेरियो बेस्ड, तो सिनेरियो बेस्ड सवाल के अंदर जो है वो हमें ऊपर वाले इन पॉइंट्स को ये जो 7-8 मैंने याद करने को गए,
इनको सिनेरियो से लिंक करना पड़ेगा। few points will have to be altered depending on the scenario। ये मैंने बात आइजा 570 के लेक्चर में बताई है, बहुत तफसील में पढ़ा है भाई। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ये आ गया ऑपरेटिंग, और ये आ गया अदर्स। ये मैंने गोइंग कंसर्न के लेक्चर में टिका के बड़े मन के मैंने समझाया, मैं लिहाजा यहां रिपीट नहीं कर रहा, यहां सिर्फ मैं आइजा 570 का एक क्विक स्नैपशॉट दे रहा हूं, रिफ्रेशर करा रहा हूं भाई। ये समरी दी हुई है, ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग ऑन गोइंग कंसर्न, ये है बेसिकली हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड शेयर होल्डर्स, बिकॉज एज एन ऑडिटर वी ओनली कम्युनिकेट विद शेयर होल्डर्स वाया व्हाट, ऑडिट रिपोर्ट। लिहाजा जब भी ऑडिट रिपोर्ट के इम्पैक्ट की बात आती है तो उसका एक और, उस जुमले को एक और रिफ्रेश करने का तरीकेकार क्या है कि दिस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। सर ये आप स्किप कर रहे हैं इसलिए कि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये रही इसकी समरी, ये रही इसकी समरी, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई भाई समरी, ये रही भाई। कहां गया, एक मिनट रुक जाओ, ये आ गया भाई जी। माम सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, माम सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं। Yes. Going concern ISA 570 impact of going concern on the audit report opinion. ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होगा लेकिन कंपनी पर गोइंग कंसर्न के काले काले बादल छाए हुए होंगे, तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मल बेस पर नहीं बनेंगे, वो बनेंगे ही एनआरवी बेस के ऊपर, तो आ गया केस नंबर 2। और जब मैनेजमेंट जो है वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, जितने महीनों का हम असेसमेंट चाह रहे हैं वो असेसमेंट करके हमें नहीं दे रही है, मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। हमने मैनेजमेंट से कहा कि आप हमें अगले 12 महीने का बजट दे दें, तो मैनेजमेंट ने आपको 8 महीने का बजट दे दिए, 7 महीने का दे दिए, 11 महीने का दे दिए, या तो बजट दे ही नहीं रहे, या जितने महीने के हम कह रहे हैं एक्सटेंड करो वो आप एक्सटेंड करके नहीं दे रहे हैं, तो फिर केस नंबर 3 आ जाएगा। ये डायग्रामेटिक व्यू है, इसकी थ्योरी मैंने ऊपर दे दी आपको भाई, एक मिनट, ये इसकी थ्योरी आ गई, ये रही थ्योरी, ये जो अभी हदीद ने हेडिंग पढ़ी थी ये दिया हुआ भाई, ये है थ्योरेटिकल पार्ट इसका। ठीक है, वो डायग्राम फॉर्म में था, ये थ्योरी फॉर्म में। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और बात, आप सबको ये पता है और अगर नहीं पता तो सुन लें, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन वैलिड होगा लेकिन गोइंग कंसर्न के काले बादल कंपनी पर छाए होंगे, और अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया होगा, तो हम देते हैं अनमॉडिफाइड प्लस सेपरेट पैराग्राफ। आई रिपीट, हम देते हैं अनमॉडिफाइड प्लस सेपरेट पैराग्राफ। ये रहा वो सेपरेट पैराग्राफ, ये रहा वो सेपरेट पैराग्राफ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कि गोइंग कंसर्न का जो सेपरेट पैराग्राफ है, ये जो गोइंग कंसर्न का सेपरेट पैराग्राफ है, अगर इसको हम थोड़ा सा याद कर ले, प्लीज लर्न। हेडिंग देख लें क्या आ रही है, माम हेडिंग पढ़े। Material uncertainty related to going concern. और यार एक बार इसको पढ़ भी ले यार, ताकि ना एक बात जबरदस्त हो जाए, एक बार पढ़ ले प्लीज। We draw attention to note 6 in the financial statement, which indicates the company incurred a net of loss of ZZ during the year end December 31st, 20x1, and as of that date, the company's current liabilities exceeded its total asset by Y, as stated in note 6. These event or condition, along with other matters as set forth in note 6, नोट 6, indicate that a मजीद तफसील material कहाँ दी गई है, मजीद तफसील का नोट नंबर 6। जिस शेयर होल्डर को मजीद मालूमात चाहिए, मजीद उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कहां जाएगा, वो नोट नंबर 6 में जाएगा। नोट नंबर 6 का मतलब क्या है कि ये बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है, तभी तो अनमोडिफाइड दे रहे हैं, तभी तो सेपरेट पैराग्राफ दे रहे हैं। अगर नोट 6 ना होता तो फिर ओपिनियन में मॉडिफिकेशन आती, फिर डिपेंड करता कि या तो क्वालिफाइड देते या एडवर्स देते, डिपेंडिंग ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द इशू। जी हम आगे चले। नोट नंबर 6 indicate that a material uncertainty exists that may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. Our opinion is not modified is in respect of this matter. आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इसका मतलब है ये जो हमने पैराग्राफ दिया है ये कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये जो हमने पैराग्राफ दिया है, ये जो हमने एज पर आइजा 570
ये जो हमने पैराग्राफ एज पर आइजा 570 दिया है, कि जो सेपरेट पैराग्राफ दे रहे हैं, इस पर हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं दी है। हजरात क्या बात समझ आ गई है? और एक आखिरी बात पढ़ के दोबारा हम ओटीज पर आते हैं, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें जी, जरा हम हेडिंग पढ़ लेंगे जल्दी से। Communicating to those charged with governance responsibility towards directors. जी, ये है जिम्मेदारी टुवर्ड डायरेक्टर। आई रिपीट, हमारी दो जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी टुवर्ड्स मैनेजमेंट है या दोस्त चावित गवर्नेंस है, एक हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स शेयर होल्डर है। जो हमारी जिम्मेदारी टुवर्ड्स शेयर होल्डर होती है, वी कम्युनिकेट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली वाया ऑडिट रिपोर्ट। सर, तो फिर जो जिम्मेदारी टुवर्ड्स डायरेक्टर्स है, वो कैसे पूरी होगी? वो ऐसे पूरी होगी। जरा वहां पढ़ लें प्लीज। The जी, auditor shall communicate. The auditor shall communicate with those charged with governance events or conditions that may cast doubt on the entity's ability to continue as a going concern. This will include whether the events or condition constitute a material uncertainty, whether the use of going concern assumption is appropriate in the preparation and presentation of the financial statements, ठीक है, the adequacy of related disclosures, ठीक है। implications on the audit report. कितनी बातें? चार बातें, एक दो तीन और चार। ये चार बातें क्या हैं? ये वो बातें हैं जो आपने किसको कम्युनिकेट करनी है? टुवर्ड्स डायरेक्टर्स और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपने उनको बताना है, ताकि उनका कोई जस्टिफिकेशन है, कोई बात वो कहना चाहते हैं, कोई बात वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो ये उनका राइट है कि आप उनसे पहले डिस्कस करें और फिर रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखा जाएगा। हजरात, जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं कि आज आपको ये जो बोनस के अंदर हमने आइजा 570 को क्विकली देखा है, ये आपको कैसा लगा? आपका जवाब मेरे मोटिवेशन लेवल को या तो बढ़ा देगा या मेरे मोटिवेशन लेवल को कम कर देगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें ये क्विक रिकैप कैसा लगा ऑफ आइजा 570। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, जल्दी से। ठीक है जी। अच्छा जी हजरात, अब हम स्टार्ट करते हैं ओटीज। नाउ वी आर इन आर फाइनल राउंड। ठीक है जी। क्या ये स्क्रीन सबको दिख रही है भाई? कंफर्म करें प्लीज। Yes, sir. ठीक है जी, Yes, तमाम sir. लोग चैट बॉक्स में लिख दें हाँ भी दिख रही है। यस कर दें जल्दी से, फटाफट, शाबाश। मैं चाहता हूं कि ऐसा लगे कि हम फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं, ना पता चले किसी को कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं कैमरे के अंदर घुस जाऊंगा एकदम से। हाँ, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये रहा सिनेरियो और ये रहे उसके 5 सवाल। ठीक है जी, माहम डू दी ऑनर्स। लेट्स स्टार्ट एट द काउंट ऑफ 3। 1 2 3 स्टार्ट जी। Okay. The following scenario relates to question. Clarinet Co. is a computer hardware specialist and has been trading for over 5 years. The company is funded partly through overdraft and loans and also by several large shareholders. The year end is 30th April 20x4. Clarinet has experienced significant growth in previous year. However, in the current year, a year competitor Drums Design Co. has entered the market and through competitive pricing has gained considerable market share from Clarinet, including one of its largest customers. Clarinet is looking to develop new products to differentiate itself from the rest of its competitors. It has approached its shareholders to finance its development. However, they declined to invest further in Clarinet. Clarinet's loan is long-term and it has met all repayments on time. The overdraft has increased significantly over the year, and directors have informed you that the overdraft facility is due for renewal next month and they believe it will be renewed. The directors have produced a cash flow forecast which shows a significantly strengthened position over the coming 12 months. They are confident with the new products being developed and, in light of their trading history of significant growth, believe it is unnecessary to make any disclosures in the financial statements regarding going concern. At the year-end, Clarinet received notification from one of its customers that the hardware installed by Clarinet for the customer online ordering system has not been operated correctly. As a result, the customer has lost significant revenue and has informed Clarinet that they intended to take legal action against them for loss of earning. Clarinet has investigated the problem past year and discovered that other work in progress is similarly affected and inventory should be written down by $375,000. The finance director believes that as this misstatement was identified statement,
for the year ended 30th was identified after the year end, it can be amended in the 20x5 financial statement. Draft financial statement for the year ended 30th April 20x4 showed profit after tax of $2.5 million. जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ भाई? 2.5 million. अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने यहाँ ये देखना है कि भाई क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देखें यहाँ IAS 10 आ गया है, बात समझें। टॉपिक चल रहा है आइजा 570 का, बात समझें भाई, मेरी टीचर की बात सुना करें। इस वक्त टॉपिक कौन सा चल रहा है? आइजा 570। हम क्या कर रहे हैं? ओटीज। इसमें क्या उसने डाल दिया कॉन्सेप्ट ऑफ IAS 10? क्या कहता है IAS 10? कितने इवेंट्स की बात करता है? एडजस्टिंग और Non-existent. नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स आर इवेंट्स that are indicative of condition that existed at the balance sheet date. एडजस्टिंग इवेंट वो है जिसका पता तो बाद में चला है, पता यहां कहीं चला है, लेकिन वो बैलेंस शीट डेट पर मौजूद थे। जिनका पता ईयर एंड के बाद चला है, लेकिन जिनकी कंडीशंस बैलेंस शीट डेट पर मौजूद थी। अब जरा गौर से पढ़ें, क्या कह रहा है वो। ये कह रहा है भाई एट द ईयर एंड क्लैरिनेट रिसीव्ड अ नोटिफिकेशन। इसका मतलब है ईयर एंड पर जब नोटिफिकेशन आई है, इसका मतलब है ईयर एंड पर एविडेंस मौजूद था। इसका मतलब है ईयर एंड पर एविडेंस मौजूड था। अब देखना ये अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। क्लैरिनेट हैज इन्वेस्टिगेटेड द प्रॉब्लम पास ईयर एंड। हमने सारी तहकीकात की ईयर एंड के बाद, एंड डिस्कवर्ड दैट अदर वर्क इन प्रोग्रेस इज सिमिलरली अफेक्टेड एंड इन्वेंट्री शुड बी रिटन डाउन बाय 375। लेकिन जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चूंकि भाई बात का पता बाद में चला है, ईयर एंड के बाद पता चला है, लिहाजा अगले साल के अकाउंट एडजस्ट होंगे और 31 अप्रैल 20x4 के अकाउंट्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बात तो साल के बाद की है, लिहाजा अकाउंट एडजस्ट होंगे, लेकिन कौन से? 31 अप्रैल 20x5। ठीक है जी। जी हम पहला आप पढ़ने जा रही हैं MCQ ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। जी स्टार्ट। Which of the following correctly summarizes whether the uncorrected misstatement of inventory is material and its impact on the 20x4 financial statements? जी, Material. ऑडिट रिपोर्ट के चीते पॉइंट भाई याद करो तमाम बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे च्यालों। आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन आ गया भाई। उस दिन के लिए इतनी मेहनत की थी मैंने। केस नंबर 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। सवाल में PBT देगा तो क्या करेंगे, सवाल में रेवेन्यू देगा तो क्या करेंगे, सवाल में टोटल एसेट देगा तो क्या करेंगे, सवाल साइलेंट है तो क्या करेंगे। आज उसका वक्त आ गया है भाई। 375 को डिवाइड कर दूं भाई, किससे करूं हम बताएं? डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन। जरा तमाम बच्चे जल्दी से 375 को डिवाइड करें 2.5 मिलियन से और मल्टीप्लाई बाय 100 करके मुझे जल्दी से परसेंटेज बता दें। 5 सेकंड में हो जाना चाहिए काम। जल्दी जल्दी बताएं 15%। भाई, परसेंटेज बताएं। 15 सर। 15%. 15 पॉइंट 15%. ठीक है। 15. इन द केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या बताया था मैंने? अगर इशू 5% से कम है द इशू सेड टू बी इमटेरियल। और इन द केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर वो गलती, अगर वो अगर वो इनेबिलिटी 5% से लेके कहां तक है? हदी जल्दी बताओ, हदी जल्दी बताओ। 25%. मटेरियल बट नॉट परवेसिव। वेरी गुड, मटीरियल बट नॉट परवेजिव, मटीरियल बट नॉट परवेजिव। और अगर ये थ्रेशोल्ड 25% से बढ़ गया तो क्या होगा भाई? परवेसिव। अब ये हो जाएगा मटीरियल एंड परवेजिव। अब मुझे बताए ना, अगर आपने लेक्चर पूरा लिया हुआ है, अगर आपने तरीके से पढ़ा होगा, तरीके से, अंडरलाइन करें वर्ड तरीके से, तो भाई कोई मसला नहीं है। ये पेपर उस वक्त रुकता है जब आप शॉर्टकट की तलाश में निकलते हैं और आप पूरी दुनिया के टीचर से पढ़ लेते हैं और आपको समझ कुछ नहीं आता। जी क्या ये मटीरियल है? यस और नो? यस सर, मटेरियल है। Yes, क्या material. 20x4 के अकाउंट एडजस्ट होंगे, हाँ या ना? यस सर, होंगे। Yes. करेक्ट आंसर इज चार्ली। द करेक्ट आंसर इज चार्ली। सही है भाई, आगे बढ़ जाऊं? क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. क्योंकि मटेरियल भी है और अकाउंट भी एडजस्ट होंगे। जी महाम ओवर टू यू, नेक्स्ट सवाल महाम पढ़ें जी। Which of the following factors are indicators that may cast doubt on Clarinet ability to continue as a going concern? First, the entry of the new competitor reducing Clarinet's market share. Second, the significant increase in the overdraft. Third, the company has a long-term loan. Fourth,
the resilience of the shareholders to provide further investment in Clarinet. The reluctance of the shareholders Reluctance. to provide further investment in Clarinet. जी क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है पता है कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि क्लैरिनेट फेस कर रही है इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द गोइंग कंसर्न. वो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंडिकेटर्स दैट मे कास्ट डाउट ऑन द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. क्या वन द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, क्या ये इंडिकेटर है? बिल्कुल है. ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है, ओवरड्राफ्ट का बढ़ जाना, गेयरिंग रेशो का बढ़ जाना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पर ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होना, ये सब क्या है? ये सब गोइंग कंसर्न के इंडिकेटर्स हैं. अगर ओडी बढ़ गया तो भाई ये इंडिकेटर है. शेयर होल्डर ने मजीद इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया, भाई ये भी इंडिकेटर है. द कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म लोन. हाँ तो क्या मसला है? लॉन्ग टर्म लोन होना इटसेल्फ कोई गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर नहीं है, अनलेस सवाल में लिखा हुआ होता कि आप किस्तें टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, you do not have sufficient funds to pay off the repayments or installments, or the bank is suing you for breach of covenants वगैरह वगैरह. ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है, चेक कर लें आप. ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं है. कहां है भाई? ये रहा. एंड हैज मेट ऑल रीपेमेंट्स ऑन टाइम. इसका मतलब है एक नॉर्मल सूरत हाल में अगर एक कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन है तो ये बजाते खुद गोइंग कंसर्न का इंडिकेटर नहीं है. द करेक्ट आंसर इज 1, 2 and 4. इसको समझ आया भाई? यस सर. Yes. देखें, लॉन्ग टर्म लोन का होना कोई ऐसे इटसेल्फ मसले बात नहीं है. बहुत सारी कंपनी लॉन्ग टर्म लोन लेती हैं. मसला उस वक्त होगा जब लॉन्ग टर्म लोन वापस करने के पैसे नहीं होंगे, बैंक आपके पीछे पीछे भाग रहा है डंडा पकड़ के, आपने लोन कॉवेनेंट की ब्रीच कर दी है और बैंक आपसे कह रहेगा भाई जो लोन आपने 5 साल बाद देना था वो लोन आप आज रीपे कर दें, तो मसला होगा. इज एवरीबॉडी विद मी? क्लियर है भाई? Yes. ठीक है जी. आज आवाम डर लग रही है मुझे थोड़ी सी. सेशन में मजा नहीं आ रहा, बंद कर दूं क्या? तुम जैसा कहो. नहीं. नहीं, अगर मूड नहीं है तो बता दो यार, मसला थोड़ी है. ये कोने में ढाबा है बड़ा टाइट, ऐसी पोपट चाय मिलती है अल्लाह की कसम, और साथ में बाकर खानी और नमकीन बिस्कुट. तुम मुझे बोलो, मैं चला जाता हूँ अभी, या पढ़ाऊं? जल्दी बोलो, पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं? पढ़ाई. हार्ट्स जी 181 वहां पढ़े. मैं कौन सा जाने वाला था भाई जी. As part of your assessment of going concern, you have reviewed the cash flow forecast. This is based on the assumption of significant increases in revenue. Which of the following procedure would provide the most reliable evidence regarding the validity of this assumption? Validity of this assumption. जी, which of the First, following procedures would provide the most reliable evidence regarding the validity of this assumption? वो जो कैश फ्लो फोरकास्ट हमने देखा मैनेजमेंट ने बनाया है, वो इस assumption पर बनाया है कि रेवेन्यू बढ़ेगा. ये चारों प्रोसीजर शायद ठीक हों. हमें कौन सा बताना है भाई? Most भाई reliable. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा most पक्का reliable. दोस्त कौन है? हदीद के बहुत सारे दोस्त हैं, पक्का दोस्त कौन है? माम के बहुत सारे दोस्त हैं, पक्की दोस्त या पक्का दोस्त कौन है? आयशा के बहुत सारे दोस्त हैं, पक्का दोस्त कौन है? जोर किस पे है? पक्का. मोस्ट रिलायबल. जी हमारे पास ऑप्शन है, माम सारे ऑप्शन पढ़े आप. Yes. First, email correspondence between the sales director and potential new customer. Second, a renew of board minutes showing detail of new customers on. C, a renew of past year and sales and the order book. D, discussion with management regarding their plans for obtaining new business. जी मुझे बताएं इनमें से कौन, जरा एज एन ऑडिटर सोचें, जरा थोड़ा सा लाएं अपने अंदर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. जी बचपन में पढ़ा था हमने, इनहेरेंट लिमिटेशन, जजमेंट, स्केप्टिसिज्म, अश्योरेंस. जरा सोच के बताएं, देख के बताएं इनमें से कौन सा वो प्रोसीजर है जो ज्यादा रिलायबल एविडेंस दे रहा है कि हाँ वाकई में रेवेन्यू बढ़ा है. ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस इनवैलिड. बीओडी के मिनट्स का देखना इनवैलिड. No. देखें ये प्रोसीजर हैं, ये प्रोसीजर सारे हैं. मैं फिर रिपीट कर दूं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं. देखें ये सारे प्रोसीजर हैं, फिर देखना भाई. ये ईमेल का देखना भी प्रोसीजर है, बीओडी के मिनट्स देखना भी प्रोसीजर है. मीटिंग से पहले बनता है एजेंडा, मीटिंग के बाद बनते हैं मिनट्स.
डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्लान्स। आप जरा मेरे साथ तो बैठे हैं, कराची वालों मेरे साथ बैठो, केएनएस में ऐसी लंबी लंबी फेंकूंगा। 4 साल बाद ये प्लान है, 5 साल बाद ये प्लान है, तेरा भाई ये करेगा, तेरा भाई वो करेगा। बात समझना। हदीद कह रहे सर कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। मैंने कहा यार तेरा भाई सोच रहा है ऑडी ले ले e-tron। नहीं यार तेरा भाई सोच रहा है कि ना वो होंडा की नई गाड़ी ले लें। नीचे गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी का एग्रीमेंट मौजूद है। अब बोलो कौन सा रिलायबल है, मेरी मेरी लंबी लंबी फेंकना, ये एक्चुअल में गाड़ी का मौजूद होना, क्या रिलायबल है भाई। Actually, existence. जरा सी पढ़ लें भाई। अ रिव्यू ऑफ पोस्ट ईयर एंड सेल्स एंड ऑर्डर बुक। Sales in इसका मतलब है कि बैलेंस शीट डेट के बाद, बैलेंस शीट डेट के बाद जो आपने सेल्स की है और जो आपकी ऑर्डर बुक में ऑर्डर आए हैं, वो सबसे ज्यादा रिलायबल एविडेंस है कि हाँ आपकी सेल वाकई में बढ़ी है। बोंगी नहीं मार रहे, लंबी लंबी नहीं फेंक रहे। और रिव्यू ऑफ पोस्ट ईयर एंड, व्हाट इज पोस्ट ईयर एंड, बैलेंस शीट डेट के बाद सेल्स का देखना और ऑर्डर बुक का देखना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ वाकई में जो आपने अजम्पशन पर कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है वो अजम्पशन बिल्कुल ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी। क्या मेरी बात समझ आ रही दोस्तों जी? क्या मेरी Yes. आवाज इंडिया तक जा रही है भाई, न्यू दिल्ली और बांद्रा और बेंगलोर और मुंबई, जी जहां से भी आप हैं। मोहित भाई, फराज, इकरा साथ है मेरे बच्चा, ऑल क्लियर जी? फराज यस सर। जी, जबरदस्त, सबको क्लियर, आगे बढ़ जाऊं, कोई सवाल तो नहीं यहाँ तक? No, sir. जी माओ आगे बढ़े, 182 जी। Yes, you have concluded, but circumstances exist which cause significant doubt on Clarinet's ability to continue as a going concern. Which of the following must you include in your communication with those charged with governance in accordance with ISA 570 going concern? First, whether the circumstances you have identified constitute a material uncertainty. Second, whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate in the preparation and presentation of the financial statements. Third, the adequacy of the related disclosures. Fourth, the period of the time your assessment has covered if less than 12 months from the date of the financial statements. ठीक है, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। यू हैव कंक्लूडेड, यू कौन है भाई? ऑडिटर्स। हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है? हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया है दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन क्लैरिनेट्स ability to continue as a going concern. Which of the following must you include in your communication with those charged with governance BOD in accordance with ISA 570 going concern? अभी कुछ देर पहले हैंडआउट से पढ़ के आ रहे हैं। आहा, याद आ रहा होगा, वाह भाई वाह। जरा दोबारा पढ़े वन, महम। Whether the circumstances you have identified constitute a material uncertainty. बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। नंबर 2 पढ़े महम। Whether the use of the going concern basis of accounting is appropriate in the preparation and presentation of the financial statements. बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। नंबर 3, The adequacy of the related disclosures. एडिक्वेसी ऑफ द रिलेटेड डिस्क्लोजर, बिल्कुल बताएंगे भाई। ये तीनों बातें बीओडी को बतानी है। चौथी पढ़ ले भाई। The period of time your assessment has covered if less than 12 months from the date of the financial statements. ये बात हम मैनेजमेंट को बताते नहीं है भाई। द पीरियड ऑफ टाइम योर असेसमेंट हैज कवर्ड इफ लेस देन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट, ये बात हम उनको बताते नहीं। हमारी अपनी असेसमेंट है कि हमने कम से कम 12 महीने की असेसमेंट करनी है। अगर मैनेजमेंट हमें 12 महीने से कम की चीजें प्रोवाइड कर रही है या हमें 12 महीने का बजट नहीं दे रही है, इन दैट केस हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें 12 महीने की असेसमेंट या 12 महीने की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दें भाई। ठीक है जी? तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं 1, और हम करते हैं 2, और हम करते हैं 3। And 3. द करेक्ट आंसर इज अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा में अल्फा। द करेक्ट आंसर इज अल्फा। बात समझ आई भाई? Yes. भाई क्लियर है? Yes. जवाब दो भाई। Yes. ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, हमें लग रहा है ये आंसर आसान है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अभी आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, छत पे, कहीं बाहर के टेरेस में। जब यही चीजें एग्जाम हॉल में आएंगी ना, तो वहां एक डिफरेंट प्रेशर होगा। ठीक है जी? बहरहाल जी, 183 हम पढ़े।
The auditors have been informed that Clarinet's bankers will not make a decision on the overdraft faculty until after the auditor's report is completed. The directors have now agreed to include some going concern disclosures, and you believe these disclosures are adequate. Which of the following correctly summarizes the impact on the auditor's report, Clarinet? If the auditor believes the company is a going concern, but that is subject to a material uncertainty. हजरात अभी हम कुछ देर पहले की बात है। क्या हमने अभी, हदीद भाई आपसे सवाल है, क्या अभी हमने हैंडआउट देखा था ऑडिट रिपोर्ट का इंपैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न, हाँ या ना? हदीद जवाब दो मुझे। यस सर, देखा। 3 केस देखे थे, केस 1, केस 2, केस 3, हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल। जी। आयशा मुझे जवाब दें, आयशा मुझे जवाब दें कि अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन वैलिड है बट मटीरियल अनसर्टेनिटी है, विच इफ एडिक्वेटली डिस्क्लोज, तो क्या करते हैं हम लोग? एडिक्वेट डिस्क्लोजर होगा तो हम एक एडिशनल जो है वो पैराग्राफ ऐड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, मुझे बताएं इनमें से आंसर कौन सा है भाई? अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। वो कह रहा है द डायरेक्टर्स हैव नाउ एग्रीड टू इंक्लूड सम डिस्क्लोजर्स एंड यू बिलीव, यू कौन? ऑडिटर। यू बिलीव Auditors. दैट दीज डिस्क्लोजर्स आर एडिक्वेट। इसका मतलब है डिस्क्लोजर का मसला नहीं है, इसका मतलब है डिस्क्लोजर का मसला नहीं है, इसका मतलब है मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है। याद करें ऑडिट रिपोर्ट का लेक्चर, याद करें। एमएम में 3 बातें, पॉलिसी का मसला, याद आ रही पुरानी बातें? पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला और डिस्क्लोजर का मसला। चेक करें कौन सी बात कहां काम आ रही है। आइजा 570 देख रहे हैं, लेकिन पसे पड़ता कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है? ऑडिट रिपोर्ट आइजा 705 705। याद आ रहा भैया? इसका मतलब है यहां मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। इसका मतलब है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये बात तो तय है कि जिस बात की वजह से गोइंग कंसर्न का कोई पैराग्राफ आता है वहां कैम नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो भाई बचा क्या, हम पढ़ ले। B. Unmodified material uncertainty related to going concern. समझ आ रहा है? अब आप आइजा 570 पढ़ रहे हैं, रिपोर्ट आपको नहीं पता, कैम आपने नहीं पढ़ी हुई, थ्रेशोल्ड निकालना आपको नहीं आता, हर चीज समराइज पढ़ के चले गए, जुगाड़ करके चले गए, सिलेबस पूरा कवर नहीं है, फिर हम इसी को ब्लेम करें, अपनी किस्मत को ब्लेम करें, फिर ये बात मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। जिस दिन तैयारी मुकम्मल होगी पेपर खुद बताएगा कि भाई मैं पास होने के लिए बना हुआ है तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है? जी हजरात, ये हमने मुकम्मल किया पहला ओटीज। जरा जल्दी से मुझे फीडबैक दे कैसा लगा भाई, और कुछ रिवीजन हुआ भाई? गिव मी ऑनेस्ट फीडबैक, आई वांट ऑनेस्ट फीडबैक। कुछ रिवाइज हुआ? माशाल्लाह, Yes. बहुत सारे बच्चे लाइन पर हैं जी। जी चैट बॉक्स में बताएं भाई, टोपी लॉलीपॉप ना दे मुझे, हम भी तो बात कर रहे हैं आपसे। अपना पूरे दिन पढ़ाने के बाद हम गला फाड़ के आपसे बात कर रहे हैं, चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है जी, थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। हम भी मोटिवेशन के इंतजार में होते हैं भैया जी। नेक्स्ट आए जी। जी महम, आप चाहे तो ब्रेक ले लें, गले को आराम दे दें, हम आपको दोबारा थर्ड में लेके आते हैं। आयशा, वुड यू डू दी ऑनर्स प्लीज? यस सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, थैंक यू जी। सिनेरियो हमारे पास है चेरी। एक मिनट जी। जी आयशा स्टार्ट करें। Okay, the following scenario relates to question 97 to 101. Cherry Blossom Company manufactures custom-made furniture and its year end is 30th April. You are the audit supervisor of Poplar and Co. and are developing the audit audit programs for Cherry forthcoming interim audit. एक You मिनट रुक जाए have आयशा, एक मिनट आयशा रुक जाए, पूरी क्लास रिपीट करें। इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट। The audit that starts before the balance sheet date is called interim audit, and the audit that starts after the balance sheet date is called final audit. Audit can be completed in more than one sitting. Audit can be completed in more than one sitting. There could be 2 sittings. There could be 3 sittings. जो सिटिंग बैलेंस शीट डेट से पहले होती है, जो सिटिंग बैलेंस शीट डेट से पहले होती है, जो सिटिंग बैलेंस शीट डेट से पहले होती है, उसको कहते हैं इंटरिम ऑडिट या इंटरिम सिटिंग। एंड द ऑडिट दैट स्टार्ट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। ये कॉन्सेप्ट स्मॉल कॉन्सेप्ट्स में कवर किया हुआ है, बगैर देखे मत जाना। पब्लिक सर्विस मैसेज brought to you by साजिद कपाडिया। आयशा आगे चले जी। okay, sir. You have ascertained that Cherry purchases its raw material from a wide range of approved suppliers. When production supervisors require raw materials, they complete a requisition form and this is submitted to the purchase ordering department.
Requisition form do not require authorization and no reference is made to the current inventory levels of the materials being requested. Cherry has an internal audit department which has provided you with the details of the internal controls around non-current asset cycle. One such control is that upon receipt of a new asset, each asset is assigned a unique serial number and that this is recorded on the asset and in the non-current asset register. जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि थोड़ा सा ना, अब ये पिछले सिनेरियो के मुकाबले में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो तमाम लोग जरा इस पैराग्राफ को, पूरे ओटी को एक बार दोबारा पढ़ लेंगे प्लीज। जी, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, जल्दी से। जी चलूं आगे, हो गया भाई? ठीक है जी। आयशा स्टार्ट करें जी, और आप पढ़ें 97 पहला वाला एमसीक्यू जी, स्टार्ट। Okay, sir. As part of audit planning, the audit team needs to obtain an understanding of the company's system of internal control. Peter, the audit junior, is unsure what a company's internal control comprises. Which of the following is not a component of an entity's internal control? जरा पूरी क्लास मेरे साथ रिपीट करें। इंटरनल कंट्रोल का मुक्का, इंटरनल कंट्रोल की 5 बातें, इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स: कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। अगर मुझे कोई नींद में उठा के पूछेगा, साजिद भाई कंपोनेंट बता दें, इतनी बार पढ़ा दिया, याद हो गया भाई। पूरी क्लास रिपीट करें। 5 कंपोनेंट है: कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब अगर ये 5 कंपोनेंट नहीं पता, इनका मतलब नहीं पता, तो हो सकता है सेक्शन बी में ना आए, सेक्शन ए में फंस जाओगे। समझ आ रहा है? इसीलिए डे 1 पे कहा था कि सेक्शन ए कैन बी टेस्टेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग, आयशा ओवर टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है भाई? ये भी है भाई, ये भी है भाई, ये भी है। कौन सा नहीं है भाई? The selection and application of accounting policies. करेक्ट आंसर इज सी, अल्फा ब्रावो चार्ली में से द करेक्ट आंसर इज सी। सर आपने पहले ही सस्पेंस ब्रेक कर दिया। यार मुझे बड़ी मस्ती आती है, मेरा बड़ा दिल करता है मैं बार बार रिवाइज कराऊं। यकीन करें, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं 24 घंटे में से कोई टाइम लेकर 12 घंटे में पूरा कोर्स रिवाइज करा दूंगा। अगर मैं पागल हो गया तो दुआ करें मुझे ऐसा ना हो ना आप फंस जाएंगे भाई। ठीक है जी। बहरहाल आई लव दिस सब्जेक्ट, इट रन्स इन माई ब्लड। 98 जी, आयशा पढ़े। Okay, which of the following are the most likely consequences of the internal control deficiency described in the requisition system for raw materials? अच्छा एक One. मिनट, एक मिनट आयशा, एक मिनट आयशा, जरा एक काम करें आप, Yes, मेरा sir. बच्चा जरा ये पैराग्राफ दोबारा पढ़े यहां से, ये यहां से यू, ये इधर। Okay. Second one. हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। You have ascertained that Cherry purchases its raw material from a wide range of approved suppliers. When production supervisors require raw materials, they complete a requisition form and this is submitted to the purchase ordering department. Requisition form do not require authorization and no reference is made to the current inventory levels of the materials being requested. क्या कह रहा है वो? कह रहा है व्हेन प्रोडक्शन सुपरवाइजर, भाई यहां से पढ़ता हूं। अच्छा देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तभी मैं दोबारा पढ़वा रहा हूं आपको। तमाम लोग फोकस करें। आपको लग रहा है आसान, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। यू हैव ascertained that Cherry purchases its raw materials from a wide range of approved supplier। सप्लायर को वेंडर भी कहा जाता है, सप्लायर को वेंडर भी कहा जाता है, वेंडर को सप्लायर भी कहा जाता है। अप्रूव का मतलब है कि कंपनी के पास एक लिस्ट है कि जी आप ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, सी से ले सकते हैं। अब आप इन्हीं से माल परचेस करते हैं। कुछ हद तक इट्स अ वेरी गुड कंट्रोल। आगे, व्हेन प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स, they complete a requisition form, they complete a requisition form, they complete a requisition form। इसको परचेज रिक्विजिशन भी कहा जाता है, इसको मटेरियल रिक्विजिशन भी कहा जाता है। रिक्विजिशन, द वर्ड रिक्विजिशन हैज बीन derived from the word request, the word requisition has been derived from the word to request। इसको एमआर भी कहा जाता है और इसको पीआर भी कहा जाता है। ठीक है जी। ये बात हमने कहां पढ़ी थी? ये बात हमने पढ़ी थी यहां, कहां भाई? Test of controls of जी purchase cycle. मेरे प्यारे बच्चों,
When production supervisors require raw materials, they complete a requisition form and this is submitted to the purchasing or purchase ordering department. Requisition forms do not require authorization and no reference is made to the current inventory levels of the material being requested. इसका मतलब है पीआर में ये लिखा हुआ नहीं है कि क्या मटेरियल ए 1 लाख केजी रह गया है या 5,000 केजी रह गया है, ये बात उसमें नहीं लिखी हुई है। तो हो सकता है कि ज्यादा मंगा लें, हो सकता है कम मंगा लें, हो सकता है बिला वजह मंगा लें। अब पढ़ें भाई, अब पढ़ें। Yes, sir. Fraudulent purchases may be made leading to funds being diverted to third parties for illegal purposes. 2. Stockouts may occur resulting in the companies being unable to meet orders and lost revenue. 3. Unnecessary purchases may be made resulting in excess obsolete raw materials accumulating in inventory requiring to be written down. 4th, raw materials of poor quality may be purchased resulting in low quality and products being produced, customer goodwill being lost and going concern risk. अच्छा, मैं जरा पढ़ता हूं थोड़ा सा, जरा तमाम लोग फोकस करें, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस of the internal control deficiency described in the requisition system for raw material। मैं चौथे से शुरू करता हूं। रॉ मटेरियल ऑफ पुअर क्वालिटी में भी परचेस्ड, जब अप्रूव्ड वेंडर से माल ले रहे हो। अच्छा, मजे की बात सुने जरा, एक और इसमें हिंट आपको दे रहा हूं। मुझे बताएं, आयशा आप बताएं, महाम आप बताएं, हदीद आप बताएं, इकरा आप बताएं, दो 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 और दो क्या मतलब है? आंसर में क्या एनी टू, ऐसा ही है? Yes. ऐसा ही है ना, बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो अप्रूव्ड वेंडर है तो अप्रूव्ड वेंडर से पुअर क्वालिटी नहीं आ सकती, अप्रूव्ड अच्छा। वेंडर से पुअर क्वालिटी नहीं आ सकती है। इसका मतलब है चौथा आंसर नहीं हो सकता। Hmm. वो कह रहा है मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस। अगर चौथा आंसर नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब जरा यहां फोकस करें, थ्री दोनों में कॉमन है, थ्री दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है थ्री तो आंसर है ही है। अब झगड़ा किसका बचा? 1 or 2. हाँ, वाह भाई वाह, सर ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने, फालतू बात सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा पढ़ लें आप दोनों, आयशा 1 भी पढ़ लें 2 भी पढ़ लें जी, और खुद फैसला कर लें। Number 1, fraudulent purchases may be made, leading to funds being diverted to third parties for illegal purposes. Number 2, stockouts may occur, resulting in the company being unable to meet orders and lost revenue. जी 2. 1 जरा पढ़े, कह रहा है फ्रॉडुलेंट परचेजेस में बी मेड लीडिंग टू फंड। भाई अप्रूव्ड वेंडर से फ्रॉडुलेंट परचेज करना बहुत रेयर है। अप्रूव्ड वेंडर से फ्रॉडुलेंट परचेज करके पैसे जेब में डालना बहुत रेयर है, क्योंकि उससे आपका रोज का माल लेना है। स्टॉक आउट्स में अकर रिजल्टिंग इन द कंपनी बीइंग अनएबल टू मीट ऑर्डर्स एंड लॉस्ट रेवेन्यू। स्टॉक आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि पीआर पर क्वांटिटी लिखी हुई नहीं है। फिर जाके पढ़ लो भाई, ये फिर पढ़ना है। जरा माम ये पढ़ लें, आप ये वाला माम आप पढ़ लें, माम ये पढ़े Yes. जी। As part of. यू हैव ascertained, you have ascertained Okay. You have ascertained that Cherry purchases its raw material from a wide range of approved suppliers. When production supervisor require raw materials, they complete a requisition form and this is submitted to the purchase ordering department. Requisition form do not require authorization and no reference is made to the current inventory levels of the material being requested. जी। Requisition forms do not require authorization and no reference is made to the current inventory level। पता कि करंट इन्वेंटरी Yes. कितनी है, इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक आउट हो जाए। नंबर 2, स्टॉक आउट में अकर रिजल्टिंग इन द कंपनी बीइंग अनएबल टू मीट ऑर्डर्स एंड लॉस्ट रेवेन्यू। समझ आ रहा है? पहला वाला नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 2 and 3। द करेक्ट आंसर इज 2 and सेकंड वाला 3. रिपीट कर दीजिए एक बार। सॉरी सर सेकंड वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए।
सेकंड वाला पॉइंट है स्टॉक आउट में अकर। व्हाट इज स्टॉक आउट? स्टॉक आउट ये होता है कि जहां गोदाम में माल खत्म हो गया, क्योंकि आपके पीआर में इन्वेंट्री लेवल लिखा हुआ ही नहीं है, आप इसको देख ही नहीं रहे। इसका मतलब हो सकता है कि गोदाम में इन्वेंट्री हो ही ना, रिजल्टिंग इन द कंपनी बीइंग अनएबल टू मीट ऑर्डर्स एंड लॉस्ट रेवेन्यू। ये क्यों हो रहा है भाई? इसकी डेफिशिएंसी की वजह क्या है? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, रिक्वेजिशन फॉर्म्स डू नॉट रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड नो रेफरेंस इज मेड टू द करंट इन्वेंट्री लेवल। इसका मतलब है कि हो सकता है कि इन्वेंट्री गोदाम में हो ही ना और आपने उसकी टाइमली बेस पर ऑर्डरिंग नहीं की। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमें फैसला करना है 1 और 2 में से। इसलिए कि हमने कहा 4 तो आंसर नहीं हो सकता। जब 4 आंसर नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर आप गौर करें तो 1 और 3 और 2 और 3 दोनों में 3 कॉमन है। इसका मतलब है 3 तो आंसर है ही है। अब झगड़ा किसका बचा? 1 और 2 का। अब झगड़ा किसका बचा? 1 और 2 का। 1 में क्या कह रहा है वो? फ्रॉडुलेंट परचेजेस में बी मेड लीडिंग टू फंड्स बीइंग डाइवर्टेड टू थर्ड पार्टीज। चूंकि सवाल में ये जुमला लिखा हुआ है, ये वाला अप्रूव्ड, ये इसीलिए मैंने उसको फोकस किया था। तो अप्रूव्ड वेंडर के साथ जिससे रोज का माल लेना है, वहां 2 नंबर परचेज नहीं हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज 2 एंड 3। समझ आया? Yes. ठीक है जी। नहीं समझ आया? आगे सर। ठीक है जी। आगे से जरा 99 पढ़े जी, 99 पढ़े जी आयशा। While reviewing cherry purchases cycle, you identified that goods received notes for raw materials purchases are not subsequently numbered. ठीक Which कौन of सी the नो आयशा? following? आयशा थोड़ा सा अपने अपने माइक का वॉल्यूम बढ़ा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा पढ़े जरा। Okay, sir. While reviewing cherry purchases cycle, you identified that goods received notes for raw material purchases are not subsequently numbered. Which of the following areas would you consider to be most at risk of material misstatement as a result of this internal control deficiency? जी, Right? while reviewing the cherries purchase cycle, you identified that GRN, जब माल फैक्ट्री में आता है, ये फैक्ट्री का गेट है, ये फैक्ट्री का गेट है भाई, ये फैक्ट्री का गेट है भाई। जब माल फैक्ट्री में आएगा तो यहां बनेगी GRN। ठीक है? आप तमाम लोगों ने मेरा टीओसी का लेक्चर लिया हुआ है, नहीं लिया तो दोबारा रिवाइज कर लो, देख लो भाई। जब GRN होगी इसका मतलब माल गोदाम में आ गया, इन्वेंट्री प्लस हो गई भाई। इन्वेंट्री क्या हो गई भाई? plus प्लस होगी ना। plus तो एंट्री बनेगी जी भाई परचेज डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। अब आप पढ़े सवाल। वो कह रहा है वो कह रहा है GRN फॉर रॉ मटेरियल परचेज आर नॉट सीक्वेंशियली नंबर्ड। इसका मतलब ये हुआ GRN नंबर 230, GRN नंबर 231, GRN नंबर 232। ये क्या है माम? ये क्या है? क्या ये सीक्वेंशियल भी नंबर्ड है अदित? क्या ये सीक्वेंशियल भी नंबर्ड है? Yes, sir. yes अब मैं ये Yes, कह रहा हूं कि भाई, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये सीक्वेंशियल नंबर नहीं है तो बस जो GRN आ गई हाथ में वो रिकॉर्ड हो जाएगी। इसका मतलब है रिस्क ये हुआ कि अगर GRN सीक्वेंशियल नंबर नहीं है और अगर वो मिस हो गई, अगर वो मिस हो गई तो वो कहां रिकॉर्ड नहीं होगी? Payables में. आप पढ़ें। आपको लग रहा है आसान है, ये आसान नहीं है। अब आप इस वक्त कर रहे हैं ओटी, लॉजिक कहां से आ रही है? टीओसी से। पढ़ें आप। अब दोबारा पढ़ें आयशा, कम ऑन। Okay, sir. While reviewing cherry purchase cycle, you identified that goods received note for raw material purchases are not sequentially numbered. Which of the following areas would you consider to be most at risk of material misstatement as a result of this internal control deficiency? Number one, rights and obligations of inventory. Number two, valuation of payables. Number three, existence of inventory. Number four, completeness of payable. D completeness of payables विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वुड यू कंसिडर टू बी एट मोस्ट रिस्क ऑफ to be मटीरियल मिसस्टेटमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी। अगर GRN सीक्वेंशियल नंबर नहीं होंगी तो राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेंट्री का मसला नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। किसका मसला है भाई? completeness of payables जी, क्योंकि परचेज डेबिट जब नहीं होगा तो ट्रेड पेबल भी कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर GRN मिसप्लेस हो गई तो परचेज भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और ट्रेड पेबल की कंप्लीटनेस भी इंश्योर नहीं होगी। एग्जिस्टेंस तो बाद में आएगी भाई,
वैल्यूएशन भी बाद में आएगा, राइट ऑब्लिगेशन भी बाद में आएगा। असल मसला किसका है भाई? Completeness of Completeness tables. of नेक्स्ट सवाल में है भाई। जी आयशा। Okay. You now turn your attention to Cherry's non-current assets cycle. Which of the following statement is correct regarding audit procedures concerning the non-current assets cycle? याद है हमने टीओसी में कैपेक्स साइकिल पढ़ा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, कैपेक्स साइकिल याद आ रहा भाई? Yes, sir. Yes. अच्छा अब जरा दोबारा जाके ना, ये आयशा जरा इसको एक बार, मेरा बच्चा, आप इसको आखिरी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ने ये वाला जी, ये Okay. वाला So पढ़ना जी। Cherry has an internal audit department which has provided you with details of the internal controls around the non-current assets cycle. One such control is that upon receipt of a new asset, each asset is assigned a unique serial number and this is recorded on the asset and in the non-current assets register. जी वो कह रहा है वन सच कंट्रोल इज दैट अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ न्यू एसेट ईच एसेट इज असाइंड अ यूनिक सीरियल नंबर। हर एसेट का क्या है भाई? एक यूनिक सीरियल नंबर है, एंड दिस इज रिकॉर्डेड ऑन द एसेट एंड इन द नॉन करंट एसेट रजिस्टर। अच्छा इससे पहले कि हम एमसीक्यू पढ़े आखिरी वाला और अगले सवाल में आए, जरा मैं एक चीज चेक करना चाह रहा हूं, जरा यहां देखिए पूरी क्लास, ये स्क्रीन दिख रही है भाई? गोल दायरा दिख रहा है भाई? जल्दी बोलो। Yes. ये फिजिकल एसिड्स हैं भाई, राइटिंग के लिए माजरत, ये फिजिकल एसिड्स हैं, ठीक है जी। एसिड ए, एसिड बी, एसिड सी, एसिड डी, और मैं इनको वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या ये नॉन करंट एसिड रजिस्टर में आ रहे हैं। मैं कहां से कहां गया? फिजिकल से कहां गया? Physical से register पे, मैं फिजिकल से कहां गया बोलो भाई? Books. records पे, books पे, क्या वेरीफाई कर रहा हूं मैं? completeness of assets. जी Completeness. क्या वेरीफाई कर रहा हूं बोलो भाई? Completeness of assets. हाँ जवाब दिया करें भाई, ये क्या? मैं इतनी ताकत मार रहा हूं, आप जवाब ही नहीं दे रहे मुझे, ये कौन सी चीटिंग है तो यार। अच्छा अब जरा उल्टा उल्टी उल्टी कहानी देखते हैं। ये रहा नॉन करंट एसिड रजिस्टर, क्या है भाई ये? Non-current assets register. एसिड ए, एसिड बी, एसिड सी, एसिड डी। अब मैं चेक कर रहा हूं कि भाई ये गोदाम में या वेयर हाउस में वाकई में है। क्या ये एसिड जो जीएल में दिखा रहे हो या इसमें दिखा रहे हो, क्या ये वाकई में, क्या ये वाकई में, क्या ये वाकई में क्या एग्जिस्ट करते हैं? Warehouse में exist करते हैं. अब मैं Physical क्या वेरीफाई कर existence रहा में. हूं? Existence जी of the asset. Existence. अगर ये बेसिक नहीं पता तो दादा बड़ा मसला हो जाएगा भाई। अगर तो ये बेसिक हमें नहीं पता तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ग्रुप पर डाल दें जी। वी आर वेरीफाइंग कंप्लीटनेस ओवर हियर एंड वी आर वेरीफाइंग एक्सिस्टेंस ओवर हियर। या हम चले फिजिकल से बुक्स में, या हम चले बुक्स से फिजिकल। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आयशा, महामादी, जो भी सुन रहा है देख रहा है, इकरा। जी ले ले स्क्रीनशॉट, ग्रुप पर डाल दीजिएगा। Done. ठीक है जी। शेयर कर दिया ग्रुप में. जी ठीक है जी। अच्छा जी अब जरा पढ़ें भाई, अब पढ़ा पढ़ें जी, अब जरा पढ़ लें 100। अब पढ़ें जी लास्ट एमसीक्यू जी, आयशा पढ़ें। You now turn your attention to Cherry's non-current assets cycle. Which of the following? आयशा आवाज दूर से आ रही है, लग नहीं रहा कि इस्लामाबाद से आवाज आ रही है, दारुल हुकूमत से। तो सर दूर से आ रही है ना, कराची से इस्लामाबाद बहुत दूर है। यार अब आई ना नहीं आवाज, अब लग रहा है कि इस्लामाबाद से वाकई को आवाज आई है भाई ये। अच्छा अच्छा। अब पढ़ें भाई। You now turn your attention to Cherry's non-current asset cycle. Which of the following statement is correct regarding audit procedures concerning the non-current asset cycle? Number one, if the same ordering documentation is used in the non-current asset cycle as in the purchase cycle, it will not be necessary to produce additional systems documentation. Number two, because there are likely to be fewer capital purchases than standard purchases in the year, it may not be cost efficient to undertake test of controls.
Number 3, because of the control risk around the non-current assets cycle is likely to be high, it is important to perform tests of control. Number 4, the non-current assets cycle is likely to have a lower risk of material misstatement than the purchases cycle. जरा तमाम लोग चार ऑप्शन पढ़े। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो पहले वो निकाले जो ठीक नहीं है। Okay, sir. चले मैं हिंट देता हूं आपको, चौथा पढ़े। चौथा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पढ़े, ये मैंने आपकी जिंदगी आसान कर दी है। Okay. पढ़े, चौथा पढ़े। The non-current asset cycle is likely to have a lower risk of material misstatement than the purchase ये cycle. जुमला गलत है भाई। जब भी आप नॉन करंट एसिड परचेस करेंगे तो उसमें हमेशा ROMM ज्यादा होगा। पूछो क्यों, पूछो क्यों? Why, sir? क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी होगी। रोजमर्रा Hmm. के खर्चात जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, उनकी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। लेकिन नॉन करंट एसिड की खरीदारी कम होती है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। तो चूंकि अमाउंट ज्यादा होता है, बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि वो कैपिटलाइज होता है, तो उसमें रिस्क भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब आपका बच गया अल्फा ब्रावो चार्ली बच गया आपके पास। जरा ए पढ़े। If the same ordering documentation is used in the non-current asset cycle as in the purchase cycle, it will not be necessary to produce additional systems documentation. ये जुमला बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है भाई। वो कह रहा है द सेम ऑर्डरिंग डॉक्यूमेंटेशन इज यूज्ड, कह रहा है जो जिस तरह आप उसको ऑर्डर करते हैं, अगर आप उस तरह नॉन करंट एसिड को भी ऑर्डर करेंगे तो इट विल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस एडिशनल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। याद आ रहा है कुछ? ये हमने कहां पढ़ा था, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू ऑल रिमेंबर वॉक थ्रू टेस्ट। इंटरनल कंट्रोल के लेक्चर में एक लेक्चर दिया हुआ है जहां मैंने वॉक थ्रू टेस्ट समझाया है, अगर आपको याद आ रहा हो। Yes. जहां मैंने बताया था कि हम क्लाइंट से पूछते हैं बताओ तुम्हारा सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ डज योर सिस्टम वर्क। तो हम क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग लेके उसका वॉक थ्रू टेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट करने के बाद। डॉक्यूमेंट करने के 4 मेथड है, याद आ रहा है? नैरेटिव नोट्स, Okay. फ्लो चार्ट्स, ICQ, Flowcharts. ICEQ और चेकलिस्ट। Exactly. अब ये वो सिलेबस का एरिया है जो शायद किसी ने ना देखा होगा, ना किसी ने कवर किया होगा, और ना किसी को पता कि है कहाँ। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल वाले लेक्चर में दिया हुआ है जहां मैंने वॉक थ्रू टेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, और इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन के 4 मेथड हैं, नैरेटिव नोट्स, फ्लो चार्ट्स, ICQ और ICEQ, और आखिर में आ रहा है चेकलिस्ट। ऐसा ही सही है भाई? Yes. वो कह रहे हैं द सेम ऑर्डरिंग डॉक्यूमेंटेशन इज यूज इन द नॉन करंट एसेट साइकिल एज इन द परचेज साइकिल, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू प्रोड्यूस एडिशनल सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको दोनों इन्वेंट्री साइकिल को और कैपिक्स साइकिल को आपको अलग से डॉक्यूमेंट करना है। ये जुमला भी गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप पढ़ें, ये पढ़ें ऐसा, दोनों पढ़ें, बी भी पढ़ें सी भी पढ़ें। Okay, sir. B option, because there are likely to be fewer capital purchases than standard purchases in the year, it may not be cost efficient to undertake test of controls. C, because the control risk around the non-current asset cycle is likely to be high, it is important to perform test of controls. C option. सोच लें आप। C लग रहा है। Because the control risk around the non-current asset cycle is likely to be high, it is important to perform TOCs. वो कह रहा है because there are likely to be fewer capital purchases than standard purchases, it may not be cost efficient to undertake test of control. Which of the following statement is correct regarding audit procedure concerning the non-current asset cycle? The correct answer is B. The correct Okay. answer is B. पढ़ें जी, B दोबारा पढ़ें। Because there are likely to be fewer capital purchases than standard purchases in the year, it may not be cost efficient to undertake test of controls. अच्छा, मुझे आप 5-10 सेकंड दें तो मैं आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे 5 मिनट में मैं शेयर करता हूँ, ठीक है जी? Okay, sir. अच्छा, आगे चले जी, जरा आ जाए यहाँ पर 101 पे है जी। जी पढ़ें जी। 101, in relation to the control relating to the receipt of a new asset, which two of the following describe the most reliable audit procedure which enable the auditor to assess whether this control is operating effectively? जी
Number 1, select a sample of capital additions on site. Agree that a serial number is recorded on the asset and confirm it is included in the non-current assets register. Number 2, select a sample of assets recorded on the non-current assets register. Confirm that it includes a serial number for each asset and agree the number to the physical asset. Number 3, inspect the non-current asset register and verify that there are no duplicated serial numbers. Number 4, observe the receipt of assets to confirm that serial numbers are assigned and recorded. In relation to the control relating to the receipt of a new asset, in relation to the control relating to the receipt of a new asset, which two of the following describe the most reliable audit procedure which enable the auditor to assess whether this control is operating effective? Most reliable. जरा पहले चौथा पढ़ें प्लीज. Observe the receipt of assets to confirm that serial numbers are assigned and recorded. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब तक आप ऑब्जर्व करेंगे कंट्रोल फॉलो होगा. जैसे ही आप गर्दन घुमाएंगे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो फिर शायद वो कंट्रोल फॉलो ना हो. तो ऑब्जर्व में कंट्रोल की अहमियत और उसका पालन उस वक्त तक होगा, उसका अधिकार उस वक्त तक होगा जब तक आप उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो ये प्रोसीजर तो है, मोस्ट रिलायबल नहीं है. एग्री करते हो मेरी बात से? आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे गायब होगा सब क्या? Yes. मैं कह रहा हूं जब तक ऑब्जर्व करेंगे बात सही होगी, जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी. इसका मतलब है ये कंट्रोल था कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, लेकिन ये उस वक्त तक कंट्रोल फॉलो होगा जब तक कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. ये आंसर नहीं हो सकता भाई, रिलायबल नहीं है. अगर चौथा नहीं हो सकता तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता. अब बचा क्या? 1 and 3 or 2. 3 कॉमन है, तो झगड़ा किसका है? 1 और 2. 1 and 2. आप जरा पढ़ लें दोनों में से क्या लग रहा है. आप पढ़े 1 और 2 जी. पढ़े, मैं आ रहा Number हूं. 1, select a sample of capital additions on site. Agree that a serial number is recorded on the asset and confirm it is included in the non-current assets register. Number 2, select a sample of assets recorded on the non-current assets register. Confirm that it includes a serial number for each asset and agree the number to the physical asset. Select a sample of capital addition on site and agree that a serial number is recorded on the asset and confirm it is included in the non-current asset register. Select a sample of capital addition on site. कहां से एसिड पिक कर रहे हैं आप? वेयर हाउस से या फैक्ट्री से. और क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहे हैं कि क्या एसिड पर सीरियल नंबर आ रहा है और क्या वही सीरियल नंबर कहां आ रहा है? Non-current asset register. अब जरा 2 पढ़ें तो बात समझ आएगी. जी माम 2 पढ़ें आप. Select a sample of asset recorded on the non-current asset register. Confirm that it includes a serial number for each asset and agree the number to the physical asset. अच्छा, जरा मेरा हाथ देखें भी तमाम से. हाथ दिख रहा है मेरा? Yes. मैं दिख रहा हूं. क्या ये हसीन आदमी दिख रहा है भाई? बोलो ना. अब नजर मत लगा देना भाई. भाई मैं कह रहा हूं यहां पर लिखे हुए एसिड्स, जरा चेक करें कि ये एसिड वहां का है, मेरे कमरे में का है. ये कहां है? वो रहा. ये कहां है? वो रहा. ये कहां है? ये रहा. ये कहां है? ये रहा. 3 एसिड इसमें लिखे हुए ही नहीं है. 3 एसिड इसमें है ही नहीं. तो अगर एसिड रजिस्टर में ही नहीं है तो फिजिकल कैसे वेरीफाई करेंगे आप? कुछ समझ आया? Yes, sir. Yes. अब मुझे बताएं कि इनमें से रिलायबल कौन सा लग रहा है आपको? खामोशी. फर्स्ट वाला है. सेकंड सॉरी. Select a sample of acid Second. recorded in the non-current acid register. What about those acids जिनका जिक्र नॉन करंट एसिड रजिस्टर में है ही नहीं? तो आप उनका सीरियल नंबर कैसे देखेंगे? उनको फिजिकल में जाके कैसे कंपेयर करेंगे? इसका मतलब है 2 प्रोसीजर तो है, रिलायबल नहीं है. क्योंकि सवाल में वो क्या कह रहे हैं? मोस्ट Reliable. आंसर इज 1 and 3. मेरे प्यारे सजनों, ऑडिट का पेपर देने जा रहे हो भैया, AA का एग्जाम है, एसी से क्वालिफाई कर रहे हैं,
पूरी दुनिया में जॉब है इसकी, थोड़ा बात मुनासिब कर लें भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जरा मैं दे रहा हूं आपको 10 सेकंड की खामोशी। आंसर है 1 और C. 3। 3. जरा खामोशी से 1 भी पढ़ लें और 3 भी पढ़ लें। ओह, अच्छा जी, हाँ भाई, समझ आया कुछ? देखें, कभी कभी इसमें इसमें टेक्निक पता है क्या है? इसमें टेक्निक ये है कि जहां इस तरह की प्रेजेंटेशन हो, वहां आप पहले चेक करें कि कौन सा आंसर हो ही नहीं सकता है। यहां पर हमने कैसे पिक किया कि चौथा आंसर नहीं हो सकता है? इसलिए कि वो कह रहे हैं मोस्ट रिलायबल। जब भी आप नोट कर लें, जब भी कायरो के अंदर आप जब भी ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका फायदा उस वक्त तक होगा जब तक कि आप प्रोसीजर को खुद ऑब्जर्व कर रहे होंगे। द मोमेंट यू डोंट ऑब्जर्व, क्या रिस्क है कि वो एसओपी फॉलो नहीं होगा। नहीं होगा। तो चूंकि चौथा कट गया, तो ये भी कट गया। फिर जब मैंने 1 और इसको देखा, तो 3 तो कॉमन था। इसका मतलब है 3 मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3 से मैं इंडिफरेंट हो गया हूं। अब मुझे देखना है 1 और 2। और अगर मुझे लॉजिक पता है, जो कुछ देर पहले मैंने बताई है भाई, इधर देखें, यहां देखें जी, जरा ये देखें। ये कोई याद आ रहा है कुछ? है कहां गया भाई? ये जी, ये रहा भाई, दिख रहा है? Yes, sir. अब मेरा सवाल है, अब जरा यहाँ देखें जी, इधर देखें जी, यहाँ देखें। मैं कह रहा हूं ये बी है ही नहीं। तमाम बच्चे, हदीद, इकरा, आयशा, महम, अरीबा, फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, मैं कह रहा हूं ये नहीं है। अब मुझे बताओ, जब ये है ही नहीं, तो तुम्हारे सैंपल में कैसे आएगा? मेरी बात समझ आई है? Yes, sir. तो अगर मैं यहां से यहां चलूं तो रिलायबल है, लेकिन अगर मैं यहां से यहां चलूं, प्रोसीजर तो है, मोस्ट रिलायबल नहीं है। क्या मेरी बात Okay. समझ आई है? ये सो Yes. ठीक है, सर मेरा एक बहुत क्वेश्चन है इसमें सर। जी, प्लीज पूछें। सर हम साइड से कैसे इंस्पेक्ट करेंगे कि कैपिटल एडिशन हुआ है एसेट में? सॉरी? सर हम साइड से कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये एसेट में एडिशन हुआ है? हमने सैंपल ड्रॉ किया मेरी जान, हमने सैंपल ड्रॉ किया है। हमने सैंपल ड्रॉ किया है, जो साइड पर एसिड पढ़ना, वहां से हमने सैंपल ड्रॉ किया है। सवाल दोबारा पढ़ें आप, ये देखें, सवाल आपका वैलिड है। क्या कह रहा है वो सिंपल आपको बता रहा है कंट्रोल। वो कह रहा है हमारा कंट्रोल ये कि जब भी एसिड आता है ना, तो हम एसिड के ऊपर एक सीरियल नंबर लगाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द नॉन करंट एसिड रजिस्टर। ठीक है, बात समझ आ गई? अब वो सवाल क्या कर रहा है? वो सवाल ये कर रहा है कि बताएं कि जो आपका कंट्रोल है रिलेटिंग न्यू एसिड, वो बताएं इनमें से कौन से दो जो हैं वो मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर है, इस बात को जानने के लिए, देखने के लिए कि क्या वो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। तो सेकंड वाला आंसर इसलिए नहीं है मेरा बच्चा, क्योंकि जो नॉन करंट एसिड एस्टर में है ही नहीं, तो उसको ढूंढने का कैसे? वो तो एसिड है ही नहीं वहां पर। इसका मतलब है ना उसको सीरियल नंबर चेक होगा, और ना आप उसको फिजिकल से कंपेयर कर रहे होंगे। तो लिहाजा बेहतर क्या है? सेलेक्ट अ सैंपल, एक मिनट, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ कैपिटल एडिशन ऑन साइट। ये ऑब्वियसली क्लाइंट आपको बताएगा। अब प्रैक्टिकली क्या होगा अलग बात है, लेकिन गिवन द सिनेरियो, गिवन द एमसीक्यू दैट वी हैव, तो करेक्ट आंसर है वो 1, इसलिए है कि मैं एस फिजिकल से देखूंगा और फिर मैं चेक करूंगा कि मुझे उनका सीरियल नंबर है, कि क्या वो नॉन करंट एसिड एस्टर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ समझ सर आया? प्रैक्टिकल तो वैसे बी आंसर होगा, सेकंड आंसर होगा ना, अगर इन देखिए, रियल लाइफ देखें? डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं। वो ये दिया हुआ है इधर, वो यहाँ दिया हुआ है कि आप कम्युनिटीज वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ कहाँ से चले हैं? फिजिकल से चले हैं आप, ऐसा ही है? तो आप राइट सर। बेसिकली कम्युनिटीज वेरीफाई कर। एक मिनट रुके, मैं आपको इसकी दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन। होल्ड करेंगे एक कोई मिनट? एग्जाम, हाँ जी, कोई एग्जांपल के साथ दे दीजिए सर। एक मिनट, रुके रुके रुके। अच्छा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ जी सर, राइट। कौन से वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? सर F8, जहाँ पे मीटिंग लिंक आते हैं। अच्छा रुके, मैं आपको, एक मिनट रुके। कौन सा आंसर है भाई? 101, ठीक है, रुक जाए। ये मैं अपने ऑफिशियल ग्रुप पर डाल रहा हूँ। एक मिनट।
ये मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखें आप, इस ग्रुप में मैंने ग्रुप पर डाल दिया है। जो जून 25 के ऑफिशियल ग्रुप में है उनको मिल गया। बेटा तो आपका नाम, आपका जिसमें नाम भी बताएं। स्क्रीनशॉट शेयर किया ना। आप नाम बताएं मुझे अपना। सर कृष्णा। कृष्णा, आपके पास मेरा नंबर है? राइट सर है। मैं आपको मैसेज मैसेज कर दूं। करें? हाँ मुझे मैसेज करें, मैं भेज रहा हूँ आपको। अब्दुल हनान। ठीक है सर। मुझे मैसेज करें, मैं भेज रहा हूँ आपको। हाँ सर सेंड कर दिया। ठीक है, मिल गया। रुक जाए 1 मिनट। अब आप एक काम कीजिएगा, जो मैं आपको भेज रहा हूँ ना, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर मुझसे प्राइवेट रूम में डिस्कस कर लीजिएगा। कृष्णा, ओके। ठीक है सर थैंक्स। ये मैंने भेज दिया, देखें मिल गया। जी सर मिल गया। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू भाई। हजरत आगे बढ़ूं मैं, लास्ट ओटी पे आ जाऊं? Yes. ये लें भाई, ये लें भाई। अच्छा जी, कौन पढ़ा है? हु वांट्स टू रीड इट? हदीब, ट्राई करोगे बेटा, अगर नींद में नहीं हो तो? यस सर, करूंगा, कोई मसला नहीं। ये मेरा भाई जज्बा चेक, लड़के का जज्बा चेक करो बस। ये जज्बा ही आगे लेके जाएगा भाई। बेहतरीन, छा गए आप। ये बस स्टार्ट करेंगे लास्ट ओटी। अच्छा, मैं जान के ड्यूरेशन कम रखता हूं ताकि आप बोर ना हो, और 1.25 घंटे में इतना बंदा डाइजेस्ट कर सकता है। इज इट गुड? और बहुत लंबा लंबा करूं मैं सेशन, बोलो। नहीं सर, इतना सही है सेशन। Sir, it is good, yes. भाई आई वुड प्रेफर हैविंग मोर सेशंस रादर देन प्रोलॉन्गिंग 2 और 3। और आप ऐसे लंबे पढ़ाओगे, जबान बाहर निकली होगी आपकी। तो आई वुड प्रेफर कि कम कम क्वांटम हो, लेकिन लॉजिकली बात समझ है। क्या ख्याल है? एग्रीड? यस सर, Agreed, yes, एग्रीड। sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अदीत भाई ओवर टू यू, स्टार्ट। जी सर। You are the audit manager in the firm of WSP and Co, an audit firm. You are planning the audit of two companies which operates as a high-speed retailer and has 15 shops. All of the shops are owned by two companies and have always been included in the financial statement at cost less depreciation. The shops are depreciated over 50 years. However, you know from discussions with management that the company intends to include one of the shops, the flagship store, at a revalued amount rather than cost in the current accounting period. The revalued amount is expected to be materially above the carrying value of the shop. The valuation will be based on management estimates. Management has explained that the reason for the revaluation is because the flagship store is located in an area where property prices have risen much more quickly compared to other shop locations. They consider the flagship store to be significantly undervalued on the statement of financial position. अच्छा अदीत, थोड़ा माइक Management, बेहतर कर सकते हो अदीत? थोड़ा सा माइक देख सकते हो अपना? सर मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ मतलब आवाज आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ लोगों के लिए जरा मुनासिब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली मेरी ज्यादा अच्छी है, बट स्टिल। जी, जी पढ़े हदीद। हदीद भाई गायब हो गए, कहीं चले गए। मैं पढ़ता हूं जब तक। मैनेजमेंट विल नॉट डेप्रिशिएट द रीवैल्यूड अमाउंट एलोकेटेड टू द फ्लैगशिप स्टोर बिल्डिंग बिकॉज दे मेंटेन द बिल्डिंग टू हाई स्टैंडर्ड। ठीक है हजरत, तमाम बच्चे जरा ये तीनों पैराग्राफ एक बार दोबारा पढ़ लें खुद से, जल्दी से। हदीद ज्वाइन करते हैं मैं थोड़ी देर में जी। जल्दी से पढ़ लें जी। ये पढ़ लिया? जी सर, अब सही आवाज? जी बेहतरीन हो गई भाई, बेहतरीन हो गई। जी सर, तमाम लोग सिनेरियो पढ़ रहे हैं। मुझे इस पैराग्राफ में से आईएएस 16 की खुशबू आ रही है, मुझे आइजा 620 एक्सपर्ट की खुशबू आ रही है। मैं Yes, आपसे फिर sir. कह रहा हूं, जोक्स अपार्ट, ओटीज के जो 30 नंबर हैं वो सिलेबस में से कहीं भी आ सकते हैं। इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। आयशा सुन ले, माम सुन ले, अरीबा सुन ले, फराज सुन ले, हदीद सुन ले, इकराम मेमन और खदीजा सुन ले, कृष्णा सुन ले, मोहित सुन ले, निशा फ्रॉम दोहा सुन ले, प्रतीक्षा सुन ले। प्लीज यू पीपल आस्क मी इन द प्राइवेट विंडो, सर बताएं ओटीज में क्या आ सकता है? मेरी जान, ओटीज में कुछ भी आ सकता है।
ये मैं नहीं कह रहा, एग्जामिनर कह रहा है। एंड लुक एट द क्वेश्चंस। तो प्लीज ओटी के केस में सेलेक्टिव स्टडी नहीं होगी भाई। जी, सवाल पढ़े जी, Yes, सवाल yes, पढ़े sir. भाई। Yes. ये सवाल हम कहां से कर रहे हैं, कौन सी किट से कर रहे हैं भाई, जो कुछ मुझसे लोग पूछ रहे हैं। BP. BPP. ठीक है जी। हमारे पास तीन सोर्सेज हैं, एक बीबीपी है, एक कप्लान है, और एक हमारे पास है स्टडी हब। ठीक है जी। बहुत सारे सवाल यहाँ के यहाँ हैं और यहाँ के यहाँ हैं, तो बेहतर है इनमें से किसी एक से कर लें भाई। और अगर किसी का एक ही पेपर है और जिंदगी में फारिग वेला है, वो ही इज नथिंग टू डू इन लाइफ, ही इज ऑल फ्री, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं, या आप ये भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिनके पास 2-3 पेपर हैं और अभी सिलेबस बाकी है, तो वो कोशिश करें कि जो मेरे 11 प्रैक्टिस सेशन है वो देख लें, और ये जो मैं ओटीज के सेशन करा रहा हूं ये ले लें, बहुत काफी हो जाएगा। जी हदीद, सवाल पा जाइए 119 जी। Yes, sir. Carlo. जी स्टार्ट। In his notes for the audit planning meeting, the audit junior made several statements in relation to the valuation of the shop. Which two of the below statements are correct? Cruise company is allowed under IS 16 property, plant and equipment to revalue the flagship shop while continuing to measure its three other shops at cost plus depreciation. The revaluation constitutes a change in accounting policy, so we will need to consider the adequacy of the disclosures made in respect of this. C. The flagship store should be depreciated on its revalued amount. D. We must confirm that all the repairs and maintenance costs have been capitalized. इन इज नोट्स फॉर द ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग कहां पढ़ा था, कौन सा आइजा है, 305 या 300? ऑडिट प्लानिंग ISA 300. जी भाई, याद 300. करें भाई, रिवीजन भी होगा। हमारे ओटीज में दो मजे आएंगे, हम ओटी भी करेंगे और हम रिवाइज भी करेंगे। आइजा 300 प्लानिंग एंड ऑडिट। प्लानिंग एंड ऑडिट इज इक्वल टू ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लस डिटेल ऑडिट प्लान। पहले बनती है स्ट्रेटेजी, बाद में बनता है प्लान। पहले बनती है स्ट्रेटेजी, बाद में बनता है प्लान। वो क्या कह रहा है, इन हिज नोट्स फॉर द ऑडिट प्लानिंग मीटिंग, द ऑडिट जूनियर द निका पांडा made several statements in relation to the revaluation of shops. Which two of the below statements are correct? इनमें से कौन से दो जुमले सही हैं? चौथा पढ़ लें भाई। We must confirm that all repairs and maintenance have been capitalized. Wrong, गलत स्टेटमेंट है भाई, डी बार हो गया जी। आगे चले। द फ्लैगशिप स्टोर शुड बी डेप्रिशिएटेड एट इट्स री वैलिड अमाउंट। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आप जरा हदीद ए और बी दोबारा देखें, आप ए दोबारा पढ़ें जरा। Cruise company is allowed under IS 16 property, plant and equipment to revalue the flagship shop while continuing to measure its three other shops at cost less depreciation. जी, जब आप रीवैल्यूएशन करते हैं तो एज पर IS 16 इंटायर क्लास ऑफ एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। अगर 5 दुकानें हैं तो 4 कॉस्ट मॉडल पे हैं, एक रिवैल्यूड अमाउंट पर है। ऐसा नहीं हो सकता 5 प्लांट एंड मशीनरी के इक्विपमेंट है, 2 को कॉस्ट मॉडल पे कैरी कर रहे हैं, 2 को कैरी कर रहे रिवर्शन मॉडल के ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप एक एसेट को रिवैल्यू करेंगे तो इंटायर क्लास को रिवैल्यू करना पड़ेगा। कौन कह रहा है ये भाई? IS 16. I-16. अच्छा, आगे 16 कह रहा है। अच्छा, ये भी गलत हो गया। अब बचा बी, तो बी पढ़ने की जरूरत नहीं, बी आंसर है। पढ़ लो भाई अदीत, बी पढ़ लो। Yes, sir. The revaluation constitutes a change in accounting policy, so we will need to consider the adequacy of the disclosures made in respect of this. बिल्कुल सही जुमला है भाई। इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नो, इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग Policy. Policy. कौन से पेपर से आ रहा है भाई? एफआर से आ रहा है भाई, और हम देने जा रहे हैं डबल ए। ठीक है जी। एग्जामिनर की असम्पशन है कि आप डबल ए के साथ एफआर पढ़ रहे हैं, एफआर पास कर चुके हैं जी। और सी पढ़ लो दोबारा। Yes, sir. The flagship store should be depreciated on its revalued amount. ठीक है जी। 120 नेक्स्ट। Indicate
whether the following assertions are relevant to the audit of tangible non-current assets. Assertion. वाह भाई वाह, ये तो बड़ा पप्पू सवाल है। असर्शन कौन से आइजा में पड़ी थी? वाह भाई वाह, 12 असर्शन थी। वाह भाई वाह, 6 पीएनएल की थी, 6 बैलेंस शीट की थी। याद आ रहा भैया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे लग रहा है मैं अकेला ही इंजॉय कर रहा हूँ ऑडिट को, हैं? No, sir. Indicate whether the following assertions are relevant to the audit of tangible non-current assets. Yes, 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 no. सही है भाई? जी सर। Yes, sir. ठीक है। Occurrence is for P&L, बोले तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट। सही बोल रहा हूँ भाई? Yes, sir. Yes, sir. यार मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, मैंने इतना ऑडिट कैसे पढ़ लिया? अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम यार, मुझे खुद नहीं पता यार। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। यकीन करे, दिन में हर वक्त मुझे दिल चाहता है बस मैं ओटीज बैठ के बनाऊं। लोग शायरी लिखते हैं, मैं ओटीज बनाता हूँ। यार मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ यार? हदीद बता भाई, मुझे क्या हो गया ये? जी सर, सही है, आप मेहनत कर रहे हैं। चलो यार, गोल्ड मेडल। अच्छा भाई अच्छा, मैं तंग नहीं कर रहा जी। 121। जी सर। Which of the following procedures will provide appropriate audit evidence in respect of the completeness of non-current assets? सर ये For तो a अभी sample पढ़े। assets selected by physical inspection, agree that they are listed in the non-current assets register. B. For a sample of non-current assets listed on the non-current asset register, physically inspect the asset. C. For a sample of assets on the asset register, recalculate the carrying amount in accordance with the entity's accounting policies. D. For a sample of assets on the asset register, inspect relevant purchase invoice or deeds. परचेज इनवॉइस देख रहे हैं और डीड्स देख रहे हैं भाई, इससे क्या पता चलेगा? Rights and obligations. ठीक है जी, ये जरा पढ़ें। For a sample of assets on the asset register, recalculate the carrying amount in accordance with the entity's accounting policies. ठीक, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसा ही है भाई? Yes, sir. अगर एसिड की कॉस्ट 100 है और डेप्रिसिएशन 20 का है लेट से, तो कितने पे कैरी कर रहे हो? बोलो भाई। 80. 80. जब आप इन दोनों को वेरीफाई करेंगे तो क्या, कौन सी असेसन वेरीफाई होगी? बोलो भाई। Accuracy valuation क्या and मतलब है? ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। हुण दसो, हुण दसो भाई। अब जरा ए और बी देखो भाई, अभी कुछ देर पहले बताया था। option. जब हम फिजिकल एसिड से चलेंगे हाँ, ये option. नॉन करंट एसिड रजिस्टर में, भाई ये फिजिकल तो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। फिजिकल आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिजिकल आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। फिजिकल आ रहा है, यहाँ आ रहा है। क्या वेरीफाई कर रहे हैं आप? कंप्लीटनेस। Yes, sir. ऐसा ही है। कौन सा आंसर है भाई? फॉर अ सैंपल A. ऑफ, सर ए। फॉर अ सैंपल ऑफ नॉन करंट एसिड लिस्टेड ऑन द एनसीआर, फिजिकल इंस्पेक्ट, इसका मतलब यहाँ वेरीफाई हो रही है एग्जिस्टेंस और यहाँ वेरीफाई हो रहा है कंप्लीटनेस। सही है भाई? Completeness. द करेक्ट आंसर इज, ए। A and A. C. एंड द प्राइज गोज टू साजिद कपाड़िया। ये बल्ले बल्ले जी। 122। हजरात ये जो सवाल है, ये पूरे 5 लाख रुपए के लिए जी। पढ़े हुए 122। Yes, sir. At the planning meeting, it was decided that an auditor expert should be sought in relation to the valuation of two companies' properties, as the company has not used an independent valuer. Either 620, using the work of an auditor's expert, states that the nature, timing, and extent of audit procedures to evaluate the work of the auditor's expert depend on the circumstances of the engagement. Which of the following matters should the audit team not consider in determining the nature, timing, and extent of these audit procedures? A. The risk of material misstatement associated with two companies' properties. B. WSB and company's experience with previous work performed by the expert. C. Whether the expert is subject to WSB and Co's quality control policies and procedures. D.
the existence of any interest in or relationships with two companies that might pose a threat to the expert's objectivity. जी भाई, वो क्या कह रहा है आइजैक 620। आपको मैं बताऊं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं, अब सुने जरा। बहुत सारे टॉपिक जो बच्चे आखिरी 10 दिनों में रिवाइज नहीं करते, ये छोड़ के चले जाते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 610 छोड़ दिया, 620 छोड़ दिया, फ्रॉड एंड एरर छोड़ दिया, आईए फंक्शन छोड़ दिया, इंटरम ऑडिट और फाइनल ऑडिट छोड़ दिया। समझ आ रहा है? Yes. अगर ये टॉपिक छोड़ दिए और ये ओटी में आ गए, वाह भाई वाह, वाट लग जाएगी। तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते भाई। मैं 24 साल से एक ही जुमला कह रहा हूं कि अल्लाह का वास्ता डबल ए और F8 को कम से कम 3 से 4 महीने दें। लेकिन हमारी कौम जज्बाती है, क्या करें भाई। और ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर जगह बच्चे कह रहे जी हमें टीचर ने कहा 2 महीने में कवर हो जाएगा। भाई पता नहीं है 2 महीने में कैसे हो सकता भाई। बहरहाल ये कौन सा आइजा इधर आ रहा है अधीत 620। वो कह रहा है एट द प्लानिंग मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट शुड बी sought in relation to the valuation of trust and co properties as the company has not used an independent valuer। ठीक है, ठीक है। 620 कह रहा है states that the nature, timing and extent of audit procedure, बोले तो कायरो, to evaluate the work of the audit expert depends on the circumstances of the engagement। ओ भाई, ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही है, ये वो वाली एंगेजमेंट नहीं है जिसके चक्कर में तुम सब पढ़ाई कर रहे हो, अल्लाह माफ करे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स शुड द ऑडिट टीम नॉट कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दीज प्रोसीजर्स। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट, ये 3 कॉन्सेप्ट भी मैंने स्मॉल कॉन्सेप्ट में समझाए हुए हैं। यू वोंट बिलीव इट। एक्सटेंट का मतलब है सैंपल साइज। क्या बोला आदित? एक्सटेंड का मतलब सैंपल साइज। टाइमिंग का मतलब है, टाइमिंग का मतलब है या तो इंटरम स्टेज पे करेंगे या फाइनल स्टेज पे करेंगे। बोले तो बैलेंस शीट डेट से पहले या बैलेंस शीट डेट के बाद। और नेचर का मतलब है क्या टीओसी करेंगे या सब्सटेंटिव करेंगे। समझ आई? Yes, sir. अब अगर जी मैं सर। एक जुमला कह के तुम सबको एक बात समझा दो जिंदगी भर के लिए, तो वो जुमला कुछ ऐसे होगा। हदीस सुनना गौर से। मैं ये कह रहा हूं चूंकि इन्वेंट्री पोर्टेबल है, बहुत कीमती है, उसमें चोरी होने का रिस्क ज्यादा है, तो तमाम ऑडिटर्स, आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि प्लीज जरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स को देख लें। तर्जुमा, चूंकि रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज बढ़ा देना, सब्सटेंटिव ज्यादा करना और कोशिश करना कि बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंट्री को गिनना। तो अल्टीमेटली शॉर्टकट क्या बन गया? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। रिस्क ज्यादा होगा तो सैंपल साइज ज्यादा होगा। जब रिस्क ज्यादा होगा तो बैलेंस शीट डेट से पहले नहीं, बैलेंस शीट डेट के पास प्रोसीजर करने पड़ेंगे। और जब रिस्क ज्यादा होगा तो टीओसी नहीं, सब्सटेंटिव करने। Substantive अब समझ procedures आया? करेंगे। Yes, sir. ये मैंने कहा समझाया हुआ है, अंडर द हेडिंग ऑफ स्मॉल Small. कॉन्सेप्ट। Small concept. इनको लोग टोपियां करा करा के आगे ले जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, मंडे देख लेंगे, जुम्मे को देख लेंगे, इतवार को देख लेंगे, बस काम हो जाएगा भाई। अब जरा भाई यहां से दोबारा पढ़ ले यार अजीत, यहां से दोबारा पढ़ ले। Which of the following matters should the audit team not consider in determining the nature, timing, and extent of these audit procedures? A. The risk of material misstatement associated with two companies' properties. B. WSD and company's experience with previous work performed by the expert. C. Whether the expert is subject to WSP and company's quality control policies and procedures. D. The existence of any interest in or relationships with two companies that might pose a threat to experts' objectivity. मैं समझाता हूं। वो कह रहा है पता है कौन से मैटर कंसिडर करेंगे, सॉरी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स शुड द ऑडिट टीम नॉट कंसिडर
इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, रिस्क ऑफ एडमिट स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे। WSD, कहां का WSD, कंपनी का नाम है ये देखिए कौन सी कंपनी है, इसका ऑडिट कर रहे हैं आप। सॉरी, आप कौन सी फर्म में हैं आप? WFT, क्लाइंट का नाम क्या है? कंपनी। Cruise ठीक है, Post. वापिस चलें। The audit firm's experience with the previous work performed by the expert, जो हमने अभी पहले इनसे काम लिया था, जो हमारा इनसे पहले वाला एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने बड़ी डंडी मारी थी, बहुत डंडी मारी थी। इसका मतलब है इस बार सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा बड़ा होगा. और उनके Yes, काम sir. को प्रॉपर सब्सटेंटिव करके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो भाई ये भी आप कंसिडर करेंगे। सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स शुड द ऑडिट टीम नॉट कंसिडर, कंसिडर करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब जरा पढ़े सी और डी। सी पढ़े। Whether the expert is subject to WSD and companies quality control policies and procedures. बिल्कुल करना पड़ेगा उनको, एक्सपर्ट को ऑडिट फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। अच्छा आप बचे डी। डी पढ़े भाई। The existence of any interest in or relationships with True's company that might pose a threat to the expert's objectivity. भाई ये काम तो पहले ही हो गया होगा, जब आपने एक्सपर्ट को ऑनबोर्ड लिया था, तो ये उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसका इंडिपेंडेंस, कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई इंटिमिडेशन तो नहीं है। भाई ये तो प्रोसीजर करने से पहले ही देख लिया होगा। तो ये वाला पॉइंट यहां इस स्टेज पर रेलेवेंट ही नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इंटरेस्ट और इन रिलेशनशिप विद ट्रूज एंड को दैट माइट पोज अ थ्रेट टू द ऑब्जेक्टिविटी, ये आपने पहले ही कंसिडर कर लिया होगा जब आप एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी और क्वालिफिकेशन को कंसिडर कर रहे थे। ये काम पहले ही हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज D. Delta. द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे। कब? जब आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड को कंसिडर कर रहे होंगे। आप समझ आए कुछ? जी सर, क्लियर है। भाईजान ये अभी भारी लग रहा है, तो ये पेपर में भारी लगेगा, ये पेपर में भारी लगेगा। ठीक है ना, बात समझे आप? अच्छा मजे की बात सुने, पता है मैं क्यों इस बार इतना मुतमईन हूँ और मैं इतना रिलैक्स हूँ? मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे, आप सारे मेरे अपने बच्चे हैं और सारे मेरे बहुत करीब है मेरे दिल से। अभी आज क्या डेट है? 5. अब तो 6 हो कब गए. है हमारा एफएड का पेपर? कब है? 2 June. 2nd June. इसका मतलब है तुम लोगों को पेपर से तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आगाही दिला दी है कि देखो इस तरह के ओटीज आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली इस तरह करो। अगर मैं ये चीजें 1 हफ्ता पहले कराता तो आपको मौत के फरिश्ते दिखते इस टाइम। ऐसा ही है। Yes, sir. तो अभी यू हैव टाइम टू रेक्टिफाई। 12 Yes, sir. घंटे 14 घंटे लगा सकते हो, जान मार सकते हो। ये कैरियर है, ये पूरी जिंदगी इस पर डिपेंड कर रही है। आज जान मार लो, आज मेहनत कर लो, आज नींद कुर्बान कर लो भाई, मुस्तकबिल बना लो यार, अल्लाह का वास्ता। मेरी बात समझ आ रही है? लास्ट Yes, sir. ऑफ द डे कौन पढ़ा भाई? आई वुड वांट माय फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, मोहित पढ़ेंगे आप? मोहित शर्मा। Yes, sir. मोहित शर्मा, The आर यू auditor, कपिल शर्मा? आर यू रिलेटिव ऑफ कपिल शर्मा? no, sir. अच्छा चलो ठीक है। इन पाकिस्तान वी लव कपिल शर्मा जी। 123। The auditor union has been assigned to the audit of bank and cash balance of trust company. He has noted down the audit evidence he planned to obtain in respect of bank and cash balance. First point is the bank reconciliation carried out by the cashier. Second point is the bank confirmation report from trust company bank. Third point is verbal communication from director that the overdraft limit is to be increased. Fourth point is the cash count carried out by the auditor junior himself.
ठीक है, जरा आदिल आप दोबारा पढ़ेंगे इसको, एक बार दोबारा पढ़ें। जी सर. The audit junior has been assigned to the audit of the bank and cash balances of True's company. He has noted down the audit evidence he plans to obtain in respect of the bank and cash balances. 1. Bank reconciliation carried out by the cashier. 2. Bank confirmation report from True's company's bank. 3. Verbal confirmation from the directors that the overdraft limit is to be increased. 4. Cash count carried out by the audit junior himself. जी, ये देख के कौन सा टॉपिक याद आ रहा है? सब्सटेंटिव ऑफ व्हाट? The cash and bank cycle. जी, सब्सटेंटिव फॉर कैश एंड बैंक साइकिल, ठीक है जी। अच्छा जी, वो कह रहा है भाई, he has noted down the evidence, आइजा 500, he plans to obtain in respect of the bank and cash balances, bank recon carried out by a cashier, bank confirmation report from the client's bank, verbal confirmation from the directors, cash counted by the audit junior। पूछा क्या है, पूछा क्या है? जी मोहित भाई, ओवर टू यू, पढ़े जी, क्या करना है? Drag each of the four options below to right hand side to show the order of reliability, the audit evidence, starting with the most reliable first. One side is the audit evidence, second side is the order. ठीक And है जी। first is the bank reconciliation carried out by cashier. Second point is the bank confirmation report from trust company bank. Third is a verbal communication from the director that overdraft limit is to be increased. Fourth point is a cash count carried out by the audit junior himself. जी, वो कह रहा है, अब देखिए जब एग्जाम में आप बैठे होंगे ना, तो आपके पास ये जो बॉक्स है, ये आप उठाएंगे, ड्रैग करेंगे माउस के जरिए और इसको रिस्पेक्टिव जगह पर प्लेस कर देंगे। वो कह रहा है ड्रैग ईच ऑफ द फोर ऑप्शंस बिलो टू द राइट हैंड साइड to show the order of reliability starting with the most reliable first। क्या नंबर दिए मैं? 1, 2, 3 और 4। सॉल्व कर दूं मैं सॉल्व कर दूं, बोलो। Everyone आएगा. जी सही किया मैंने, सही किया मैंने। Yes, sir. थर्ड पार्टी एविडेंस इज मोस्ट रिलायबल, थर्ड पार्टी एविडेंस इज मोर रिलायबल। फिर फोर्थ क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि कैश काउंट हुआ है लेकिन जूनियर ने किया है, ये थर्ड पार्टी एविडेंस है, ये हमने खुद किया है। फिर ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, और सबसे लीस्ट रिलायबल क्या है? Verbal. जी, जरा देखें, इसको समझ आया? Yes, sir. और अगर मैं आपको ये बताऊंगा ये कहां से आ रहा है, तो 1 मिनट दीजिएगा जरा मुझे। जी स्क्रीन शेयर हो गई है? No, sir. अभी तो नहीं. Loading. अच्छा जी, प्रतीक्षा लाइन पर है, प्रतीक्षा फ्रॉम इंडिया, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा लाइन पर हैं आप? इकरा है आप लाइन पर? इकरा, इकरा मेमन। Yes, sir. इकरा जरा पढ़ाइए, ये आइजा 500 का मैंने रिवीजन करा रहा हूं उधर, आइजा 500 याद आ रहा है? कुछ कहां पढ़ा था हमने? ये देखें क्या दिया हुआ है, Reliability दो factors. फैक्टर्स थे, क्वांटिटी इन क्वालिटी, याद आ रहा है आइजा 500 के अंदर? Yes, sir. Yes. ये आगे क्वालिटी पढ़े जी, पांचों पॉइंट पढ़ लेंगे, पढ़े इकरा। चलिए मैं पढ़ रही हूँ sir. सॉरी, I'm reading it. ओके यस, स्टार्ट। Evidence when it is obtained from independent source outside the entity. Evidence that is generated internally is more reliable when the related controls imposed by the entity are effective. Written evidence.
Evidence obtained directly by the auditor is more reliable. Original documents are more reliable than photocopies. etc. जी जरा हम दोबारा पढ़ लेंगे एक बार आप। Yes. जी Reliability factors. Evidence is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity, third-party confirmation. Second, evidence that is generated internally is more reliable when the related control imposed by the entity are effective. Evidence obtained from Unilever Siemens. Third, written evidence documented is more reliable than verbal evidence. Fourth, evidence obtained directly by external auditor is more reliable. Fifth, original documents are more reliable than photocopies. ये कहाँ पढ़ा था हमने, कौन सा आयदा था भाई ये? 500. ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें कौन सी चीज कहाँ काम आ रही है और सिलेबस कैसे अच्छा कवर्ड होगा तो मजा आएगा भाई। अब दोबारा आ जाए भाई इधर। जी जी अब जरा दोबारा देख लें मैंने क्या किया है। नंबर 2 में क्या आ रहा है? बैंक कंफर्मेशन बिकॉज इट्स अ थर्ड पार्टी एविडेंस, एग्रीड। Yes, sir. Yes. Yes, sir. फिर फोर्थ में क्या आ रहा है? कैश काउंटेड बाय द जूनियर हिमसेल्फ। Auditor himself. ऑब्वियसली जो काम हम करेंगे वो ज्यादा रिलायबल होगा। फिर आया बैंक रिकॉन कैरिड आउट बाय द कैशियर, चूंकि डॉक्यूमेंटेड है और काम हुआ हुआ है, कागज मौजूद है, 1 हो गया। वर्बल कंफर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर्स दैट ओवरड्राफ्ट लिमिट इज टू बी इंक्रीज, दैट कम्स ऑन नंबर 3। अब अगर आप गौर से देखें, लेट मी गिव अ होलिस्टिक व्यू। एक मिनट दीजिएगा, ये देखें भाई। नजर आ रही स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. एक मिनट Yes, sir. दीजिए। Yes. इसमें सब्सटेंटिव भी टेस्ट हुआ, इसमें आया 620 भी आया, इसमें असर्शंस भी आ गए, इसमें IS 16 भी आ गया, इसमें आइजा 500 की रिलायबिलिटी की लॉजिक भी आ गई, इसमें नॉन करंट एसिड Acid. एस्टर की टेस्टिंग भी हो गई। ऐसा ही है भाई। Yes, sir. और इसमें कैश एंड बैंक के SP भी आ गए। मुझे बताएं मैं क्या छोड़ के जाऊं, और मुझे बताएं कि मैं सेलेक्टिव स्टडी कैसे करूं। मुझे बताएं शॉर्टकट है इस पेपर के अंदर, कोई जुगाड़ है इसके अंदर No, कोई? sir. ये बात अगर समझ आ जाए ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, द फ्लोर इज ऑल ओपन, इफ यू कैन टेल मी योर फीडबैक। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम, फिर हम वाइंड अप करते हैं। आयशा, आयशा हमने Yes, गोइंग sir. किया और हमने 3 सिनेरियो के 15 MCQs देखे। मुश्किल लगा, आसान लगा, क्या फीडबैक है? बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक है, रात के 12:30 बजे बिटवीन मी एंड माई चैम्प्स, बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक है। सर कंपैरेटिवली अभी अगर हमारा देखा जाए क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट्स को लेके तो जो फर्स्ट ओटी था उसके निस्बत तो मैं कहती हूँ 50% से ज्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग आ गई कि इसको हैंडल कैसे करना है और कैसे आपने विद इन टाइम एक MCQ को आंसर करना है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। ठीक है जी। माहम, Yes, sir. क्या अंडरस्टैंडिंग पहले है? से बहुत पहले से बहुत अफाका है। पहले से अफाका है। Under- कोशिश करें अपनी दवा बढ़ाएं तो इंशाल्लाह और आराम आएगा आपको। ठीक है। फराज फ्रॉम इंडिया, फराज। जी सर, सेशन बहुत अच्छा था और काफी समझ आया और पहले से काफी बेटर समझ आ रहा है मतलब। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टार्टिंग, भाई? क्या ठीक है, सर? कॉन्फिडेंस आ रहा है अब? यस सर, यस सर। ठीक है। हदीद, जी सर। जी सर। क्या पोजीशन है? सर सर अलहमदिल्ला इस सेशन में तो शुरू के जो 2 OTs थे वो तो काफी हद तक समझ लें 80 to 85% अटेम्प्ट हो गए, उससे खुद ठीक ही है, सही। और जो लास्ट OT था इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अलहमदिल्ला बाकी सब साइड पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है। इकरा, व्हाट इज द फीडबैक? इकरा फीडबैक। खदीजा, खदीजा मुनीर फीडबैक। सर आज मेरी पहली क्लास थी, मैंने फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर लिया प्रैक्टिस सेशन।
ओ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से पढ़ने का भी मजा आया। ऑडिट को इस तरह से पहले नहीं पढ़ा, तो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं और भी प्रैक्टिस क्लासेस लूँ। आप कहाँ से हैं खदीजा? कराची से हैं, पाकिस्तान से? कहाँ से हैं आप? लाहौर से सर, लाहौर पाकिस्तान। से हैं आप? सही है भाई, क्या बात है। वेलकम जी, वेलकम। खदीजा, ये हमारा चौथा सेशन था। दिस इज द फोर्थ प्रैक्टिस सेशन ऑफ ओटीज। और अगर आप मुझे नहीं जानती तो आई बीन टीचिंग इन दिस स्टाइल, इन दिस मोड फॉर द लास्ट 23 years। अच्छा, आपने मेरे लेक्चर्स देखे? नहीं सर, मुझे एक्चुअली सिर्फ इसी प्रैक्टिस सेशन का लिंक मिला था। वन ऑफ माय सीनियर उन्होंने मुझे दिया था कि आप ये ज्वाइन करो, देखो। ठीक तो है। मेरा आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस। तो कुछ फर्क लगा आपको? कुछ मजा आया पढ़ने का? बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा ऑडिट में इंटरेस्ट है, लेकिन इस तरह से फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा ना। चल, आई एम सो ग्लैड। मैं एंड में अपना स्क्रीन पर नंबर दूंगा, तो आप मुझसे प्राइवेट विंडो में रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कोई लेक्चर्स दे दूंगा जो मेरे लेक्चर यूट्यूब पर हैं या वैसे हैं, तो आप उनको प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। कृष्णा, कृष्णा फीडबैक। ठीक है, जजाकल्ला, थैंक यू। मोहित, व्हाट्सअप ब्रो? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास थी ये भी आज। और मुझे भी लिंक आप ग्रुप से मिला था, और मेरे को टेक्निक बहुत अच्छी लगी आपकी, जो मतलब कि एमटी की में मतलब फाइंड आउट करने के लिए, मतलब जैसे 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें 2 गर्ल्स होते हैं वो होते हैं, और लिंक्डइन ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। चल, आई एम ग्लैड। निशा, कैसी हैं आप? दोहा ठीक है? हाउ इज दोहा? वेरी नाइस सेशन, नाइस बूस्टर, थैंक यू सर, आई विश यू विद माई माइक। ठीक है जी। प्रतीक्षा, फीडबैक। ठीक है जी। कुछ लोगों का माइक प्रॉब्लम कर रहा होगा, ठीक है, नेट इशू है, ठीक है। थैंक यू सो मच जी हजरात। कोई सवाल करना चाहेंगे? और इंशाल्लाह मुलाकात हमारी होगी इन द फिफ्थ प्रैक्टिस सेशन में रोटीज। कोशिश करूंगा कि उसमें रिपोर्ट को इन्वॉल्व करूं। कोशिश करूंगा उसमें आइजैक 240 भी हो, और कोशिश करूंगा उसमें कोड ऑफ एथिक्स भी हो, ठीक है जी। ये मेरा Yes, चौथा sir. सेशन था। जिन्होंने पिछले 3 सेशन नहीं लिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 3 सेशन की रिकॉर्डिंग मुझसे ले लें। और जो मैं चौथा आज का सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर लूंगा, या आप देख लीजिएगा दोबारा इसको। और फिफ्थ का इंतजार कीजिएगा। मैं अपना नंबर जो है वो लिख रहा हूं, 0333 344 0458। और एक रिक्वेस्ट है कि आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो F8 का पेपर September 25 में देने जा रहे होंगे, तो आप उनको जरूर रिकमेंड करें कि वो मेरे डेमो लेक्चर्स देखें। आई हैव कवर्ड द एंटायर कोर्स इन द सेम स्टाइल। मेरी सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जूम की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो मेरी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, जिसमें सारी तफरियां, एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ पास पेपर, तकरीबन मेरे ख्याल में 150 पौने 200 पास पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप सारे लेक्चर देख लेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते। तो डू रिकमेंड योर फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी अगले सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। साजिद कपाडिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम कराची। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Rafis. अल्लाह हाफिज। लास्ट सर। अल्लाह हाफिज भाई, थैंक यू। Sir, एक question है last out of context. जी जी, आउट ऑफ, अल्लाह खैर करे जी, इस्लामाबाद से सवाल आ रहा है। सर आप क्या खाते हैं? मैं क्या खाता हूँ? क्यों? और क्या? नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। यार, मेरा एनर्जी लेवल इसलिए अच्छा है कि मैं तो एंजॉय करता हूँ टीचिंग को। डिस्पाइट बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ टीचर फ्रॉम हार्ट। आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर 23 years नाउ, जी, having taught more than 30,000 students across Pakistan. I love the subject. माशाल्लाह। I love being a teacher. और जब लोग ज्वाइन करते हैं, सवाल करते हैं और कहते हैं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, समझ आ रहा है, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो एनर्जी सर कहाँ से बहुत आती है? अच्छा। बस एनर्जी हाँ नहीं। सेल्फ मोटिवेशन से आती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू लव व्हाट यू डू, व्हेन यू लव यस व्हाट यू सर। डू, तो आपको ऑटोमेटिकली मजा आता है। तो एनर्जी अंदर से आती है, ऐसा ऐसे ऐसी। ही है। आप बहुत दिल से पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने आपके लेक्चर्स भी लिए हैं, और उसके अलावा भी वैसे भी अभी ओटीज में भी। तो जो एनर्जी लेवल स्टूडेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक ये होते हैं ना, क्रेविंग टू लर्न, वो इतनी नहीं होती जितनी आपको होती है कि आप बस समझा दें किसी तरीके से। आप अंदाजा लगाएं आयशा कि अगर अगर मैं आपको फिजिकल बैच कभी बताऊं
आप अंदाजा लगाएं, ये हमने अभी ओटी का सेशन लिया हुआ है एंड वी हैड ओनली 15-16 पीपल। आप Yes, अंदाजा sir. लगाएं कि अगर यही क्लास कराची के मेरे ऑडिटोरियम में हो रही है और उसमें 200 बच्चे हैं, तो इमेजिन द एनर्जी लेवल, इमेजिन द तफरी, इमेजिन द एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन और बिलीव इट। माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन चलिए अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे और बहुत सारे बच्चों को आप ऐसे ही पढ़ाते रहें। हाँ, मैंने कहा ना बहुत सारे बच्चों को बहरहाल ये एक नेकी है, तो उसको लेट्स नॉट डिस्कस दिस, वरना वो नेकी जाया हो जाएगी। और मसला ये है कि चूंकि अब ऑनलाइन है, लोग अपने मसाइल में होते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है, कोई रात में पढ़ रहा है। तो अब मैं अगर ये देखूंगा ना आयशा के, यार कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने कम लोग हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सो आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड enjoying एज इफ everybody is enjoying। तो ये यस सर, करना पड़ता है, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। एंड एज लॉन्ग यू पीपल आर एंजॉयिंग इट, मेरा मिशन अकम्प्लिश हो गया। और तुमने सर पास बहुत करना अच्छा है। है, सबने पास करना है पेपर इस बार। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, मुलाकात बाय। होती है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और